नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही होगी। आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके हैं तो कृपया करिए VTW ओके लिख दीजिए, जो संभवतः अभी तक किसी ने लिखा क्या लिख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो की लिंक को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी पहले लाइक कर लीजिए और जो आपके मित्र हैं उनको भी कह दीजिए कि पहले लाइक कर लें। वीरेंद्र जी कह रहे हैं सो पाए आपकी? नहीं नहीं, सो लिए बॉस। नींद अपन ले लेते हैं भगवान की कृपा से। हम्म, खाली जब काम करना होता तो जगना पड़ता, तो फिर वो मजबूरी हो जाती है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी ऐसा कोई लोड नहीं लेते जिसमें नींद ना आए। ऐसा कोई काम ही नहीं करना चाहिए जिसमें नींद ना आए। सिंपल, मेरा लॉजिक एकदम क्लियर है। तसल्ली के साथ आराम से अपना काम करो, जिसको जो करना है करते रहने दो। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले एक ऐसी खबर जिसने आज हंगामा मचा दिया उत्तर प्रदेश में। आलोक खरे जी हैं, इनका कमेंट है, केवल बाबा ही थोड़ी सेक्सी होते, बाबी भी कम सेक्सी नहीं होती। और इन्होंने एक साध्वी का फोटो डाल दिया। अब यूपी के बरेली में जो कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, उसके चीफ प्रॉक्टर है अजीत खरे जी। इस पर हंगामा मच गया। एबीवीपी के कार्यकर्ता पहुंच गए और उन्होंने जो है, प्रिंसिपल ने अजीत खरे को चीफ प्रॉक्टर पद से हटा दिया। हालांकि बड़ा ज़बरदस्त इसमें जो है हंगामा हुआ। फोटो सिर्फ जो है साध्वी की होती तो बात थी। बीजेपी के नेत्री हैं माधवी लता, इस पर ज़्यादा बवाल कट गया। एबीवीपी के छात्रों को ज़्यादा बुरा लगा या बीजेपी को ज़्यादा बुरा लगा। तो बहरहाल अब इस पर कार्रवाई हो रही है। इस प्रकार की घृणित मानसिकता कैसे हो सकती है, मैं ये नहीं समझ पाता। हुँ? इनको बाबा और बाबियों में सेक्सी नज़र आते हैं। कमाल हो गया। अब क्या बोले, अभी बोले तो फिर मिर्ची लग जाएगी। बहुत निचले स्तर के गंदे स्तर के लोग हैं, इनसे क्या बोले भाई। ये कीचड़ में पत्थर मारोगे ना सर, अपने ऊपर ही कीचड़ आएगा। तो ना ही बोलो तो अच्छा है ना। ये इतने घटिया लोग, इतनी घटिया मानसिकता के लोग हैं। सोचिए आप कि जिन लोगों ने हमारे धर्म को बचा कर रखा हुआ है, जिन लोगों ने हमारे जो धर्म को हमारे बचा कर चलते हैं, उनके लिए इस प्रकार की बातें करना कितनी अजीब बात है। हुँ? के लिए इस प्रकार की बातें करना सही तो आ रही है ऑडियो भाई साहब? चलिए खैर, बहुत शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक। जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। चलिए सुप्रीम कोर्ट चलते हैं सर। सुप्रीम कोर्ट में देखें क्या हुआ आज। आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, सीआईएसएफ जवान का केस था। 11 दिन वो बिना बताए गायब रहा। इस पर जो है उसको बर्खास्त कर दिया गया। अब इसको लेकर जो है वो कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने जो है उसको रिलीफ ग्रांट कर दिया। बोले ठीक है, अगर जो है डिसमिसल जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट था, डिसमिसल की ज़रूरत नहीं थी। 11 दिन में कोई और सज़ा दी जा सकती थी। और इस प्रकार से जो है इसको दोबारा से नौकरी में उन्होंने, हाई कोर्ट ने रखने के लिए आदेश दे दिया। अब बाकायदा यहाँ उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने कि इसमें एससीबीए ने क्या कहा और अन्य बातें बोली। और साथ ही साथ ये कहा कि अब आप इसको लेकर जो है आप ऊपर नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में आप ना जाइएगा, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट लाने का नहीं। स्पष्ट रूप से कहा। इसके बावजूद सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इस केस में एसएलपी दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज़ हुआ, जस्टिस नागरत्ना काफ़ी नाराज़ हुई और उन्होंने कहा कि वी हैव टेकन एससीबीए कॉन्फ्रेंस वेरी सीरियसली। इट वॉज नॉट जस्ट टू गो टू सम रिजॉर्ट एंड कम बैक। वी मेड प्रिपरेशंस, वी डिड होमवर्क, वी स्पोक नॉट टू फॉरगेट। कुल मिलाकर इस न सिर्फ एसएलपी को डिसमिस किया, बल्कि इस पर 25,000 रुपये की कॉस्ट भी लगा दी। बोले मजाक समझ रखा आपने? इतने सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो ये आते हैं, पेंडेंसी हो रही है, वो आप जैसे लोगों की वजह से पेंडेंसी हो रही है, किसी और की वजह से नहीं। आप जैसे लोग ही हैं जिनकी वजह से इतने जो है केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कमाल है, गजब हो गया। तो अब क्या कहें। चलिए, तो कुल मिलाकर जो है एक व्यक्ति की नौकरी
11 दिन अगर एब्सेंट रहा तो आप नौकरी खा लोगे। हाई कोर्ट ने उसके फेवर में ऑर्डर दे दिया, ये भी कह दिया अब ऊपर मत जाइए, इसके बाद भी आप चले जाते हो, और 25,000 रुपये की कॉस्ट लग कर आती है, बाकी खर्चे अलग। इसका कौन हर्जा खर्चा देगा भाई? टैक्स का पैसा है, हमारा पैसा है, इसलिए बर्बाद करने के लिए थोड़ी दिया। आइए, कोर्ट ने आज एक और ज़बरदस्त फैसला दिया, और उस फैसले में ऋचा चड्ढा जी, ओ हो, डिजिटल विजिलेंटिज्म, दिल्ली हाई कोर्ट पुल्स अप ऋचा चड्ढा मीडिया ओवर अनवेरिफाइड सेक्सुअल मिसकंडक्ट क्लेम्स अगेंस्ट अ मैन। एक मोहतरमा थी जो फ्लाइट में थी, फ्लाइट में से उतरने के बाद उन्होंने, जब वो चलती हुई जा रही थी, तब उन्होंने एयरपोर्ट पर ही एक वीडियो बना लिया, वीडियो क्योंकि उनको फेमस होना था। तो मोहतरमा ने कह दिया कि मेरे बगल में जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो मुझे छेड़ रहा था, और बाकायदा उसकी फ़ोटो रिलीज़ कर दी। अब इसको लेकर जो है उसने एक्स पर डाला था। एक्स पर तो आप जानते हैं हंगामा बड़ी जल्दी मचता है, सबसे ख़तरनाक जगह। तो वो जो है वो फीमेल जर्नलिस्ट थी। जैसे ही ये थोड़ा सा वायरल हुआ, सबको लगता है कि हम भी फ़ायदा कमा लें, तो इन्होंने जो है, ऋचा चड्ढा ने तुरंत उस पोस्ट को पकड़ा और इन्होंने लिख दिया, लेट्स मेक हिम फेमस। अब ये पोस्ट वायरल हो गई। जो बंदा था जिसके ऊपर आरोप लगा था वो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स का सीनियर प्रोफेशनल था, ये बड़ी ऑडिटिंग कंपनियां हैं। उसने भी सोचा, बोले ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं। वो दिल्ली हाई कोर्ट चला गया, उसने रिट कर दी। उसने कहा कि ये मेरी साख के ऊपर बट्टा लगाया गया, और इस महिला के खिलाफ जो है उसने मानहानि का केस कर दिया। सिर्फ इनके खिलाफ नहीं, उस महिला के खिलाफ नहीं, और भी जिन लोगों ने वो पोस्ट को शेयर किया, उसमें ऋचा चड्ढा जी फंस गई। अब ऋचा चड्ढा जी को जो है आज कोर्ट ने तबीयत से फटकार लगाई है, तबीयत से, कि आप लोग बिना और सभी मीडिया हाउसेस को भी, कि बिना वेरीफाई किया आप लोगों ने ऐसे कैसे चला दिया कुछ भी। वेरिफिकेशन किया आपने? पूछा किसी से? सामने वाले से उसका वो पूछा? तो भाई आजकल ऐसा हो गया है, अब वो आसान बात नहीं रही कि कुछ भी चला के निकल जाओगे। लोग आजकल पलट के मानहानि का केस भी कर देते हैं। बता रहा हूँ उन महिलाओं को जिनको कुछ भी लगता है। सुप्रीम कोर्ट हियर्स डाइवोर्स केस सुन रहा है सुप्रीम कोर्ट। हस्बैंड काउंसिल ने कहा 1998 से में मेरी शादी हुई थी, 3 बच्चे, तीनों के तीनों भारत के बाहर हैं, मेरी कस्टडी में है, मैं 4 करोड़ रुपए दे रहा हूँ फाइनल सेटलमेंट के। आई विल पे इन स्टैगर्ड वे, अलग अलग दूंगा, समय समय पर दूंगा, और उसका एफिडेविट दे दूंगा। तो जस्टिस नागरत्ना जी ने कहा, बट डाइवोर्स कैन नॉट कम बिफोर पेमेंट, द पॉलिसी ऑफ कोर्ट इज नो मनी नो डाइवोर्स। ओफो, ये कब से हो गया? पॉलिसी बन गई कोर्ट में, नो मनी नो डाइवोर्स, मतलब डाइवोर्स के लिए भी पैसा देना होगा। मत दो, आराम से तुम अपनी ऐश काटो यार, कौन कह रहा है खाली पीली तुम भी परेशान। 4 करोड़ रुपए कम होते हैं? कमाल कर दिया। इस 4 करोड़ के ब्याज से ही आपके पुलिस दरवाजे से लौट जाया करेगी। खूब खाओ आराम से ब्याज, कोई नहीं आएगा आपके यहाँ। सब कह देंगे भाई साहब मर गया वो आदमी, आपका इतने में तो आपका डेथ सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। कमाल है। तो भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है, 4 करोड़ रुपया फाइनल सेटलमेंट में दे रहा अगला आदमी, अगर वो नहीं है तो फिर आप डाइवोर्स नहीं ले सकते। लेकिन देवर से भी गुजारा भत्ता मांग सकती है विधवा। अरे गजब, क्या बात है। सबसे मांग सकती है, बस कोर्ट और सरकार नहीं देगी। क्या गजब अंधेर है भाई, क्या गजब अंधेर है। समझ में नहीं आता ये कहां से कौन सी किताब पढ़ के आते हैं लोग। और माँ बाप को, सास ससुर को नहीं रखेगी वो, लेकिन देवर से भी वसूल लेगी। वह गजब है साहब। भगवान बचाए इसे फेमिनिज्म से। कौन सी दुनिया से आते हैं ये लोग? ये इसी धरती के हैं, इसी गोला के लोग हैं, या किसी दूसरे गोला से आए हैं? हमारे कोर्ट अर्थ के ऊपर ही हैं या मार्स या वीनस पे कहीं बने हुए हैं, कि उनको पता ही नहीं है यहाँ चल क्या रहा है? गजब है, इतना अंधेर, क्या बोले। बहुत विचित्र स्थिति है भाई, देश की बड़ी विचित्र स्थिति है। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलिए अब आगे चलते हैं। FOE यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात कर ले। क्या हाल है फ्रीडम ऑफ स्पीच का? वो ले गए थे वो गलगोटिया वालों को, गलगोटिया वालों ने भगवान जाने कितनी वीडियो बना दी भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। 2 कौड़ी के अटेंडेंस के चक्कर में आज मोदी जी से मिलने एयरपोर्ट पे गए, लेकिन वहां जाके इतना बड़ा बवाल हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। बैल बुग्गी चला के गांव में ऐसा वाली जिंदगी गुजारा था मैं, लेकिन तभी मेरी जिंदगी को उलट-पलट करने के लिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी से मैसेज आया था। ठीक है, एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए योगी जी और मोदी जी आ रहे हैं, तो अब हमें फ्री के अटेंडेंस का लालच देकर बस में बैठा दिया गया। लेकिन दोस्तों मजा तब आया जब सुबह 8 बजे हमारे प्यारे मोदी जी ने खाने पीने का इंतजाम कर दिया, और इसी बहाने हमने अपनी आधी नींद भी पूरी कर ली।
अब जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचे हैं वहां तो मामला ही साफ था, पूरा इलाका खाली पड़ा था। तो हमने कोई सी भी एक खाली जगह देख के अपनी तस्वीर रख दी। उसके बाद हमने फिर मोदी जी के भर भर के नारे लगाए और आप लोग भी बताओ खाना पीने को मिलेगा तो नारे लगाने तो बनते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, स्टार्ट इनॉग्रेशन एयरपोर्ट का हो रहा था, लेकिन उसमें झंडे क्या कर रहे थे, मतलब यार मोदी जी खुद तस्वीर लेके आ रहे हैं लेकिन फिर भी आधे झंडे मोदी जी से बैठ के हैं क्या? मोदी जी को देख के हम इतने पागल हो गए कि हमने नाचना भी शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जो भगदड़ मची है, इस भगदड़ में कुछ लोगों ने तो मोदी जी को अपने कंधे पे उठा दिया। गलगोटिया वाले लेके तो चले गए, लेकिन वापस लाने का कोई जुगाड़ नहीं था, तो हमने खुद ही कुछ जुगाड़ लगाया और वहीं लोकल की बस में बैठ के वापस कॉलेज पहुंच गए। फिर कैंपस में जाके खाना पीना करके अपने आप को अंदर से ठंडा कर दिया। हो जा रहे मोदी हवाई जहाज में बैठ के, चलो हम सब मोदी बल्लू की तरफ से आपको हर हर मोदी घर घर मोदी। दो कौड़ी के अटेंडेंस के चक्कर में आज मोदी जी से मिल। तो भैया सबको हर हर मोदी घर घर मोदी बवाल ले लिया उन्होंने बच्चों को ले जाके। मैं सही बता रहा हूँ, बताता हूँ कैसे कैसे। ठीक है ना। लेकिन ऐसी तमाम सारी रील्स जो है ना सर वो डिलीट हो रही हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सब अकाउंट भी जा रहे हैं लोगों के। डज दिस वर्डिक्ट अप्लाई ऑन हिंदू और अदर्स टू? सिर्फ हिंदू, क्रिश्चियनों पे नहीं होते और मुसलमानों पे नहीं होते, हिंदुओं पे होते हैं और सिखों पे होते हैं, शायद जैनों पर भी होते हैं। हाँ, तो आपके जो वो हैं उनको सबको पकड़ा रखा है। तो भाई कमाल है, बवाल ले। इससे तो वो ज़्यादा अच्छा था भैया, वो 500-500 600 रुपये देखी जो अपन ले जाते थे ना, वो ज़्यादा अच्छा था। ये सही नहीं है। बच्चों ने ऐसी की तैसी कर दी। इतनी वीडियो बनाई है सर, इतनी वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाइए, गलगोटिया और मोदी ये सर्च कीजिए एक साथ, बस उसके बाद आपको समझ में आएगा। हालांकि धड़ाधड़ सरकार उड़वाती चली जा रही है ऐसे। कमाल है, स्थिति बहुत खराब है। आइए आगे देखते हैं। स्थिति इतनी खराब है कि कोई लिखे, उन्होंने लिखा माई फैमिली पास 10 जनरेशन्स बिफोर मी नेवर ए डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनीवन फलान ढिकान। उन्होंने ये लिखा कि हमारे परिवार ने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, राजेश्वरी जी ने। और जो है इसके बावजूद इस जनरेशन में मुझे 1,19,000 देने पड़ रहे हैं, जबकि दूसरे 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं ट्यूशन फीस के नाम पर। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये पूछा। ड्यू टू लोकल रेगुलेशंस दिस कंटेंट इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन एक्स। ले भाई, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। कहाँ गई फ्रीडम ऑफ स्पीच? आप ये भी नहीं कह सकते, आप ये भी नहीं कह सकते सर कि मुझसे पैसे क्यों लिए जा रहे हैं और दूसरों से पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। राकेश जी आप बताइए क्या कहना। आप हिंदू और वो कर रहे थे, अब हिंदू में आ जाओ आप। तो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे ना, हिंदू मुस्लिम और वो ईसाई, अब हिंदू में आ जाइए आप। अगर हिंदू में अगर आप ये लिख रहे हो कि मुझसे फीस ली जा रही है और मेरे पड़ोसी से नहीं ली जा रही, 0 ली जा रही, जबकि उसके पास कार है और मेरे पास स्कूटी है, तो आपकी पोस्ट को आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, आपकी ज़बान खींच ली जा रही है, आपका अकाउंट को ब्लॉक करा दिया जा रहा है। कहाँ गई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भाई? भाई इतना बुरा हाल तो कसम से कभी नहीं था, इस देश में कभी नहीं था। अगर आप बोलेंगे इमरजेंसी, तो मैं कहूँगा संभवतः शायद इमरजेंसी में भी इतना बुरा हाल नहीं रहा होगा जितना अभी है। एक से एक क्रिएटर रो रहे हैं सर। 5,500,000 उफ, अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया भाई। मेरा विजय राठी वाला ओल्ड अकाउंट जिस पर 5 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स थे, वो 17 मार्च को ही सस्पेंड करवा दिया जाता है। और उसके बाद मैंने अपील डाला और बहुत सारे मेल्स भी किए। उसके बाद मेरे पास मेल आता है कि आपके अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो चुकी है। और मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं सरकार से सवाल पूछता था, उनकी नाकामी दिखाता था और मैं उनके करप्शन को एक्सपोज करता था। और अगर सत्ता में बैठे लोग चोर नहीं होते तो मेरे जैसे छोटे क्रिएटर्स इतना घबराते नहीं। हमें अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, लेकिन जिस तरह हम जैसे क्रिएटर्स की आवाज दबाई जा रही है, आने वाले कुछ दिनों में अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फिर से गुलाम बन गए सत्ता में बैठे चोरों का। और जिस तरह इंडियन मीडिया सरकार की चाटुकारिता करते हुए पब्लिक को बेवकूफ बनाती है, वो दिन दूर नहीं जब हमारी सांस लेने को हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बताई जाएगी, हमारी आजादी बताई जाएगी। जिस देश में मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, उसी देश में मीडिया सरकार की चाटुकारिता करती है। और अगर मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती है तो हम जैसे क्रिएटर्स हैं जो जनता के सामने सच्चाई दिखाते हैं, और हमारे जैसे क्रिएटर्स की आईडी डिलीट करवा दी जाती है। अब इसकी नई आईडी भी जाएगी। पिछली गई ना बड़बड़ करने के लिए, फिर काय को बड़बड़ कर रहे है? पहले गई ना बड़बड़ के लिए, तो चुप हो जा। फिर नहीं समझ में आ रही भाई साहब। तो नई आईडी बना के बेचारे बता रहे हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छा, ये सरकार से सवाल पूछ रहे थे लोग, सरकार से सवाल पूछने वाले लोग मतलब एंटी बीजेपी वाले लोग। ओ विरोधी, हाँ, कांग्रेस से पैसा मिला, अच्छा डीप स्टेट से पैसा आ रहा है, और कौन कौन से और क्या क्या कहते हैं वो IT से लिए 2 रुपये वाले लोग क्या क्या कहते हैं। आइए, पर उनकी सुन ले जो हिंदूवादी कंटेंट क्रिएटर हैं, उनकी भी उड़ गई सर। मुझे लिटरली रात को ईमेल आता है एक्स के
की तरफ से ऑल्सो नोन एज ट्विटर, उनका कहना है कि पंचकुला पुलिस ने मेरे अकाउंट के खिलाफ में कंप्लेंट दर्ज करी है। मेरे अकाउंट में उन्हें मौत देवी देवताओं की पिक्चर्स नजर आ रही है। मेरे अकाउंट में उन्हें ऐसे एक्टिविटीज नजर आ रही है जहां पर हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा सकता है। अब इसने ये मुझे नोटिस इसलिए भेजा क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी में बिलीव रखता है कि अगर सरकार उनसे कुछ पूछ रही है तो वो हमें भी उस बारे में अवेयर करेंगे। अब जब मैंने ये नोटिस पढ़ा तो इसमें एक एफआईआर नंबर था। मैंने उस एफआईआर नंबर को सर्च किया ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि हरियाणा पुलिस की है, तो उसमें नजर आता है जो इन्होंने सेक्शन उस नोटिस में लगाए हैं वो सेक्शन को एफआईआर से मैच भी नहीं होते हैं। पंचकुला पुलिस ने किसी चीटिंग और साइबर क्राइम की एफआईआर को मेरे साथ जोड़ दिया, उसमें मेरा नाम डाल दिया और पीछे और एक्स हैंडल से जो बेनामी थे। इन्होंने उस नोटिस में कोई एविडेंस नहीं लगाया, जस्ट रैंडमली बोल दिया कि हमें इस अकाउंट का आईपी एड्रेस दो, अकाउंट हिस्ट्री दो, पेमेंट हिस्ट्री दो, वगैरह वगैरह। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है किससे जवाबदेही मांगूं। जो इतने बड़े-बड़े मुद्दों को उठाता है उसके खिलाफ में फेक कंप्लेंट की जा रही है, उसके अकाउंट को ट्रैक किया जा रहा है, एज इफ मैंने हिंदुओं की बात करके कोई गलती कर दी एंड माना जा रहा है, एज इफ मैंने हिंदुओं की बात करके कोई गलती कर दी जा रहा है, एज इफ मैंने हिंदुओं की बात करके कोई गलती कर दी। एंड माइंड यू हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और फिर जब मैं कहती हूं कि बीजेपी इज द न्यू कांग्रेस तो आप लोग रोने लग जाते हो। एज इफ जैसे मैंने हिंदुओं की बात करके कोई गलती कर दी। ओ हरियाणा में और कहती है बीजेपी इज न्यू कांग्रेस, कहती आप लोग रोने लग जाते हैं ना। हम बिल्कुल नहीं रोते, बाकी हमारे देखने वाले रो रहे होंगे, उनको दिक्कत हो रही होगी, हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती भाई, कहीं से कहीं तक। बेचारे क्या बोले, हिंदू कंटेंट क्रिएटर भी जा रहे हैं, हिंदुत्व की आवाज़ बुलंद कर रहे थे। आइए बुलंदी का देख लें। सरकार ने लेटर लिख दिया, बोले इनका जो है नाम, फ़ोन नंबर, ऑल्टरनेट नंबर, ईमेल आईडी सब दे दो, आईपी एड्रेस दे दो, कब कब टाइम स्टैम्प के साथ में, उफ, ऑल आईपी लॉग्स सारे दे दो, सब सेशन के 1 नवंबर 2025 से आज तक के। प्रॉम्प्ट जो इन्होंने ग्रॉक को दिए लिखे थे वो भी बताओ, ठीक है ना। पेमेंट हिस्ट्री बताओ, यूज़र नेम चेंजेस बताओ। अरे गजब हो गया, गजब हो गया साहब, इतना अंधेर। पेमेंट हिस्ट्री और ये भी किस आधार पर आप ये मांग रहे हो? जिन जिन से मांगा जा रहा है उन सबसे मेरा निवेदन है तुरंत कोर्ट में जाकर इस पर स्टे ले लीजिए, इनके नोटिस पर। इन्हें कुछ भी नहीं दिया जाए। ऑल्टरनेट नंबर क्यों चाहिए आपको? आपको ये क्यों चाहिए कि ग्रॉक से कौन कौन से प्रॉम्प्ट पर हमने बात करी, कौन कौन से प्रॉम्प्ट लिखे? समझिए कितनी मुश्किल है आपके लिए। आप मजाक में कभी कुछ लिख दें मोबाइल के ऊपर, सर सरकार उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। मैंने अगर मान लीजिए मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, कोई बॉम्ब अगर आया और मुझे उस बॉम्ब के बारे में जानना है तो मैं उस बॉम्ब को सर्च करूंगा। मैं करता हूँ सर, मैं सारी मिसाइल सब कुछ सर्च करता हूँ। ये सरकार तो मुझे खड़े खड़े आतंकवादी बना देगी भाई साहब। ये कह देगी सेना बना रहा है, इसने तो मिसाइल भी सर्च कर ली, इसने तो तोप भी सर्च कर ली, इसने तो फलाने कर ली, इसने दिखाना। अरे भैया मेरे, मुझे अपनी जानकारी लेकर मेरे दर्शकों को समझाने के लिए मुझे तो 100 बार पूछना पड़ेगा। इतना खतरनाक काम कर दिया इस सरकार ने कि हमें अब इसमें भी डर लगने लगे कि हम क्या पूछें और क्या नहीं पूछें, हम क्या सर्च करें। कमाल कर दिया साहब, मैं तो हैरान हूँ भाई। इस प्रकार से जो गोलबंदी की जा रही है, मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए, मुझे नहीं लगता कि ये सही हो रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत 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 ज़्यादा गलत हो रहा है। और इस प्रकार की चीज़ें सरकार की जो थोड़ी बहुत, सीसीपी में भी सर ऐसा नहीं है, नहीं है, वहाँ पर भी नहीं है। वहाँ प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं मांगे जाते, कुछ नहीं मांगते हो, इस तरह की चीज़ें नहीं होती है ना, वहाँ कुछ नहीं मांगते। तो ये बहुत 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 ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये। चलिए, छोटे छोटे बच्चों के भी अकाउंट उड़ गए सर, कई सारे के उड़ गए, पर एक दिखा रहे हैं बस हम आपको। हाँ, मेरी 2 साल की मेहनत मिट्टी में मिला दी गई है और मेरा 24,000 का अकाउंट उड़ा दिया है। दीदी क्या करती थी, मैंने एक वीडियो डाली थी सरकार के खिलाफ जो 20 लाख लोगों ने देख ली थी। मेरी तरह कई क्रिएटरों के अकाउंट उड़ा दिए। हम सरकार से सवाल पूछते हैं, क्या सरकार से सवाल पूछना गुनाह है? मगर हम रुकने वाले नहीं। मेरे इस अकाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो। मेरी बताओ, जरा जरा से गुल हो गया, अकाउंट उड़ गए। 20,000 थे यार इसके फॉलोअर। परेशान है बेचारी, मेरे अकाउंट उड़ गया है। सरकार सवाल पूछा, सरकार सवाल क्यों पूछा? नहीं पूछना, सरकार से सवाल पूछना मना है। हम पूछते हैं क्या? नहीं ना, हम कहते हैं सरकार बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया। हम क्या कहते हैं, वो सुनना चाहते हो आप? मैं तो नारे लगा रहा हूँ सर, सुन लो नारा। हाँ, नारे सुनो। यही नारा लगाओ, इसी में सेफ रहोगे, बाकी सब में गड़बड़ हो जाएगा मामला। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
कमाल है। चलिए, कोई और रास्ता भी नहीं भाई, हैं? तो लड़के हैं साहब, लड़के ऐसे ही बदमाश होते हैं। उन्होंने कहा माननीय प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने सोचा लोग जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, लड़के बदमाश हैं, पापा चिल्ला रहे हैं, वो कहते हैं मोदी, उन्हें लगा कि वहाँ से मोदी की आवाज़ आएगी, मोदी 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 होगा, मोदी बोले पापा पापा। लड़के तो होते ही बदमाश है भाई, बहुत बदमाश होते हैं। चलिए, आए शुभंकर पात्रा जी, आवाज़ कैसे आने लगी आपको? आज मैं गूंगा हूँ, सिर्फ होंठ चला रहा हूँ, बोल थोड़ी रहा हूँ कुछ। जी क्या अपने अकाउंट खतरे में? क्या अपना ये भी अकाउंट खतरे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम खतरे में, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, सब खतरे में। जो अगर आप सरकार की तारीफ नहीं कर रहे हो तो सब खतरे में, क्लियर है ना? चलिए आगे चलते। पता नहीं क्या हो गया सर, एकदम से आप देखिए कहाँ से शुरू हुई कहानी। यूजीसी प्रोटेस्ट, एक्टिविस्ट को घर में बंद कर दो, नज़र बंद कर दो, ठीक है, मीडिया को मना कर दो, फ़ोन करके मना किया है सर, कवरेज नहीं देना इस पर, यूजीसी पर। फिर इंस्टाग्राम पर इन तमाम सारी पोस्टों पर पहले से जो विरोध वाली पोस्ट होती थी उसको डिलीट करवाओ, फ़ोन करके डिलीट कराते थे। ब्राह्मणों ने कोई पोस्ट डाल दी तो फिर ये हुआ कि नहीं, उन पोस्ट को जो है सरकार के कानून बनाकर उसको जो है उनको पोस्टों को उड़ाओ, फिर अकाउंट उड़ाओ। इसके बाद जो है वो मिमिक्री वाले वीडियो उड़ा दिए, जिसमें वो कौन सा था, ग्रेट हैरेसमेंट, हाँ, और क्या सपना है, तो वो वाला भी हटा दिया। तो तमाम सारी चीज़ें सर, लेकिन अल्टीमेटली इससे सिर्फ ह्यूमिलेशन हुआ। जिस पोस्ट को आपने हटाया, जिस वीडियो को आपने हटाया सर, वो वीडियो हर बंदे के मोबाइल तक पहुंच चुका है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और इसके बाद जो इनॉग्रेशन किया उसमें बवाल कट गया, इतने सारे एक के बाद एक वीडियो बनकर आ रहे हैं सर। सबसे दिक्कत ये है कि जो ख़राब कंटेंट है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। जो कंटेंट हम और आप जो बना रहे हैं, जो इजी कंटेंट है, हिंदूवादी कंटेंट है, उस पर कार्रवाई हो रही है। भगवान राम को गाली देने वालों पे कार्रवाई नहीं हो रही, कैसे काम चलेगा? और अभी इनको और बढ़ाना है, इसका दायरा और बढ़ाना है। मैंने बताई थी ना नई न्यूज़, अभी दायरा और बढ़ाएंगे। कहाँ ले जाओगे सर? पता नहीं दायरा बढ़ाना है, क्या करना है, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। जो भी हो, भगवान सद्बुद्धि दे, हम तो यही कहेंगे। पता नहीं क्या हो गया है, और अच्छा भी है, हम तो कहते हैं सबके अकाउंट्स बंद ही कर दो सर, ये एक्स वैक्स सब बंद कर दो, हेडेक ख़त्म होगा, है ना? क्योंकि जब तक ये रहेगा तब तक मामला गड़बड़ रहेगा। चलिए, ये इन्फ्लुएंसर मोदी को ले डूबेंगे, कॉस्फिक जी कह रहे हैं। आपकी रीडिंग 100% सही है, 100%। भाई फ़ोन आ रहे हैं सर्वे वालों के, सरकार की जानकारी ले रहे हैं। अच्छा, कहना बहुत अच्छा चल रहा है, कोई पंगा मत पालना कोई भी, सब कुछ बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। अरे हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, मेरा गैस का सिलेंडर आज आ गया, मैंने एक्स पे पोस्ट डाल दी थी, है ना? तो सब बढ़िया चल रहा है। मेरे को तो 6 दिन में सिलेंडर मिल गया, मेरे लिए बहुत अच्छी सरकार है। 10 दिन में मिलता मैं तो भी अच्छा बोलता, आज की वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए, है ना? तो पहले 2 दिन में आ जाता था, अभी 6 दिन में आया, बहुत अच्छा है। पेट्रोल भी खूब मिल रहा है, हम तो इतना मिल रहा है, हम तो नहा भी लें पेट्रोल से, लेकिन नहा नहीं सकते, चिंगारी लग गई तो वहाँ से खड़ा हुआ है लाइटर लेके, नहाओ गुरुजी पेट्रोल पे दे रहा हूँ, तुम बस नहाओ, है? तो खैर कुल मिलाकर जो है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और मेरा 1 दिन में, अच्छा उपाध्याय जी के 1 दिन में आ गया, चलो खैर कुल मिलाकर जो है ये सब चलता रहेगा। और अच्छा रिव्यू दीजिए, बस लफड़े में मत पड़िए। 28 दिन में याद आया अब, अच्छा। और मेरे तो मैं निकल रहा था तो वो मेरे को मिल गया, वो जो डिलीवरी बॉय होता है अपनी गाड़ी के साथ में, तो पूछा मैंने मेरा सिलेंडर आया? बोले आ गया ना आपका। मैं कहा तो दे दिया उसने। उसका कहना है कि बुकिंग में दिक्कत ज़्यादा आ रही है। मैं बात करी आज, मैंने कहा भाई कहाँ दिक्कत आ रही है? बोले बुकिंग में दिक्कत ज़्यादा आ रही है सर, बुकिंग इतनी आसानी से नहीं हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ ध्यान होना चाहिए वहाँ नहीं है, पोस्ट डिलीट कराने में ध्यान है, और यहाँ आदमियों के डिलीट होने की नौबत आ रखी है। शॉपिंग हो रही है भाई साहब, शॉपिंग के लिए कुछ लोग आए हैं सुनार की दुकान पर। ओ तेरी भाई साहब, ये गलत तरह की शॉपिंग थी भाई, हाय हाय,
बिहार में किसकी सरकार है मुझे पता नहीं। दानापुर की घटना है, दानापुर। थैला भी ढंग का नहीं लाया कम बखत, थैले में रख भी नहीं पा रहे। ये सब नौसिखिए चोर है कम बखत। लो, थैला छोटा पड़ गया, यहाँ छोड़ गए। हे भगवान, बताओ यार, हो गई शॉपिंग? तो जहाँ ध्यान है वहाँ होना चाहिए, जहाँ ध्यान वहाँ ध्यान नहीं है। खुलेआम ज्वेलरी स्टोर, ज्वेलर क्या चोरी होती है, ज्वेलरी शॉप पर चोरी होती है। सोनार क्या चोरी होना बहुत बड़ी चोरी होती है सर, बहुत बड़ी चोरी मानी जाती है हमेशा। उनका रुतबा, उनका जो कसावट है जो प्रशासन पे, वो शुरू से बहुत पकड़ रही है। और उसको इसलिए भी मानते हैं, दानापुर पटना, अच्छा मुझे नहीं मालूम था कि पटना में। पापा में सिलाई स्वागत है। तो वो इसलिए मानते हैं क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला हो जाता है ना, क्योंकि सोने से सभी लोग जुड़े, महिलाएं जुड़ी, सब जुड़े, तो इसलिए इनका जो है हमेशा से रुतबा रहा है। लेकिन अब जो है इस तरह से लूट हो रही है, पता नहीं पकड़े भी गए कि नहीं, भगवान जाने, पकड़े जाएंगे भी कि नहीं, भगवान मानेंगे। पर खैर, सोने की बात हुई है तो सोने को लेकर आप सब जरा सतर्क हो जाइए। सोना जो लोग लेने जाते हैं, आप लोग सोचते हो हॉलमार्क ले लिया तो हमने सब कुछ कर लिया। हॉलमार्क है तो मतलब सब बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत। हॉलमार्क नकली बन रहे हैं और ऐसी रिपोर्ट मीडिया में आ रही है, उन्होंने खुद ने स्टिंग ऑपरेशन कर डाला। राजस्थान में नकली सोने को असली बनाया जा रहा है। गहनों के फर्जी हॉलमार्क लग रहे हैं। पीतल तांबे की ज्वेलरी को 22 कैरेट का शुद्ध सोना बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस ज्वेलरी का बकाया फर्जी सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। सोना कितना असली है, हॉलमार्क इसकी गारंटी देता है। दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि राजस्थान में सोने की शुद्धता की गारंटी देने वाले सेंटर भी फर्जीवाड़े में शामिल है। इस रैकेट का सच सामने लाने के लिए हमारी टीम ने 37,000 रुपए में नकली ज्वेलरी खरीदी। जोधपुर और जयपुर के कई ज्वेलरी शोरूम पर गए और नकली हॉलमार्क लगाने वाले सेंटर का पता लगाया। सबसे पहले नकली सोने का पैटर्न लेकर जोधपुर के सालासर महाराज हॉलमार्क सेंटर पहुंचे। सेंटर संचालक ने ज्वेलरी चेक कर उसे नकली बता दिया और हॉलमार्किंग से इनकार कर दिया। कार्ड बनेगा नहीं, ये फेल ना क्या गाड़ी गाड़ी तो फेल ना क्या लगेगा? नहीं ये टेस्ट करवाइए। ये भी लेडी चलेंगे। हम समझ चुके थे कि हॉलमार्क सेंटर किसी अनजान शख्स की नकली ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग नहीं करते। हमारी पड़ताल में सामने आया कि वो अपनी पहचान के ज्वेलर्स के साथ डील करते हैं। हमने एक ज्वेलर को घरों से मिली। कुछ दिन बाद इसी सेंटर पर उस ज्वेलर के साथ पहुंचे। इस बार उसी संचालक ने 800 रुपए में नकली ज्वेलरी पर हॉलमार्क लगा दिया, साथ ही उसका फर्जी कार्ड भी बना दिया। क्या इस तरह के सेंटर सिर्फ जोधपुर में? पड़ताल की अगली कड़ी हमें जयपुर ले पहुंची। जयपुर में भी नकली सोने को असली बनाने का रैकेट काम कर रहा है। इसका पर्दाफाश करने के लिए हम जौहरी बाजार पहुंचे। यहाँ आर हॉलमार्क सेंटर पर 5 कैरेट की गोल्ड की परत से बनी ईयरिंग पर 22 कैरेट गोल्ड की हॉलमार्किंग करने को कहा। सेंटर संचालक ने हमें पहले तो मना कर दिया, फिर एक ज्वेलर से फोन पर बात करवाने के बाद लेजर से हॉलमार्क लगा दिया, लेकिन कार्ड देने से इनकार कर दिया। नकली ज्वेलरी पर हॉलमार्क लगाने और फर्जी कार्ड से पीतल और तांबे की ज्वेलरी असली सोना बन गई। जिस चेन की कीमत 29,000 थी वो 1,25,000 की हो गई। 1.89 मिलीग्राम के झुमके के रेट 2,000 रुपए से 17,000 रुपए पहुंच गए और 6,000 का पेंडल 10,000 का हो गया। 37,000 रुपए की ज्वेलरी की कीमत 1,52,000 रुपए हो गई। देश भर में हॉलमार्किंग लगी ज्वेलरी बेचना ही जरूरी है, लेकिन सेंटर पर इस तरह की गड़बड़ी से आम आदमी ठगा जा सकता है। इस ठगी से कैसे बचे, इसे लेकर बीआईएस राजस्थान की डायरेक्टर अनिका कालिया ने हमें बताया। सबसे पहले बीआईएस का लोगो होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है उसमें एक HUID नंबर, जिसे आप हमारे ऐप में वेरीफाई HUID फीचर से ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर ये HUID नंबर वेरीफाई हो जाता है तो आप निश्चित होकर ये सामान खरीद सकते हैं। जोधपुर में मिले हॉलमार्क के कार्ड को हमने भारतीय मानक ब्यूरो की ऐप पर चेक किया तो इसकी कोई डिटेल नहीं मिली, यानी ये कार्ड और हॉलमार्क दोनों फर्जी थे। देश भर में 2 ग्राम से ज्यादा वजन की ज्वेलरी बिना HUID हॉलमार्क के नहीं बेच सकते हैं, लेकिन राजधानी सोचिए सर कितना बड़ा फर्जी बाड़ा चल रहा है सोने के अंदर। ये फर्जी बाड़ा, फर्जी हॉलमार्किंग। अब इनका कहना है कि फर्जी हॉलमार्किंग हो गई, बोले कोई बात नहीं, आप उसको चेक कर लो, अच्छी बात है। मुझे याद आता अभी मैं किसी का सामान वगैरह लेने गया था तो वहाँ पर वो जो चेक कराते ना, आम आदमी को पता नहीं होता कहाँ चेक करना है। उन्होंने वेबसाइट खोली और बोल दिया इसमें नंबर डाल दो, और आपने डाल दिया और आपको सामने दिख जाएगी वही चीज़। वो अपनी वेबसाइट पे दिखा दिया उसने। आपको सरकारी वेबसाइट पर, हॉलमार्किंग की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ देखना है। क्या करोगे आप? कैसे बनेगी बात? कितनी गंभीर बात है सर कि इस तरह से काम हो रहा है और कोई रोकने वाला ही, कोई देखने वाला नहीं। पोस्ट डिलीट कराने से फुर्सत मिले तब ना। कहानी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती सर।
एक पे 11, 159 अकाउंट्स, 159 अकाउंट, 2 साल, 23 करोड़ का घोटाला हो गया। नकली सोने के गहने रख दिए आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक का कहना है जनवरी 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच हमारे यहाँ जो खाते खुले, लोगों ने जो बेईमानी करी, वो बेईमानी 23 करोड़ रुपए की, जिसमें लोगों ने नकली गहने रख दिए सोने के। अब इसको लेकर जो है केस दर्ज हो रहा है, फलान हो रहा है, ढिकान हो रहा है। मेरा कहना कुछ और है, यहाँ मेरा आरोप कुछ और है। मेरा कहना यह है कि ये 159 अकाउंट सही खुले, उन्होंने सही गोल्ड ला कर दिया, आपने अंदर गोल्ड बदल दिया। मेरा तो ये कहना। अब बताइए क्या कहना है। अब आप शाणे बन रहे हो, अब आप थाने के पास भी पहुंच गए, पुलिस के पास भी पहुंच गए, आपने गोल्ड भी बदल दिया, और अब आप कह रहे हो कि साहब लोगों ने बेईमानी करी, उन पर एफआईआर और करा दो। कैसे काम बनेगा? बताइए। तो कैसे माने कि उन लोगों ने नकली गोल्ड रखा था, या आपने गोल्ड रखकर अंदर गोल्ड बदल दिया? अब नकली गोल्ड उनको पकड़ा रहे हो, ऊपर से उनको एक एफआईआर की कॉपी भी पकड़ा रहे हो कि भाई साहब आपके खिलाफ मुकदमा भी है, अब इस मुकदमे को झेलो अभी आप 10-15 साल। वो इसलिए ताकि प्रेशर में रहोगे ना, अब जबान नहीं खोलोगे अपनी, अब आप अपने आप को ही निकालने में लग जाओगे, मैं कैसे बचूं। गजब अंधेर चल रहा है सर, कुछ भी कहिए। चलिए और आगे चलते हैं। हमने कल कहा था नौकरियां जा रही हैं लोगों की, सरकार ध्यान दे दे, नहीं माने। बेंगलुरु टेकी कपल सुसाइड, AI जॉब लॉस, सीक्रेट मैरिज, फाइनल 20 मिनट्स, शॉकिंग डिटेल्स इनसाइड। बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, भानुचंद्र रेड्डी, उन्होंने जो है लटक कर जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी को जो पता चला, जैसे उन्होंने देखा, तो उन्होंने भी 18वें माले से कूद कर जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उन्होंने ये कहा था कि यूएस में जो है AI की वजह से जॉब कट हो रहा है, जिसकी वजह से उनको एंग्जाइटी हुई और जॉब लॉस हुआ। इस वजह से जो है उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इफेक्ट अब दिखने लगा है सर। अब ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं दिख रहा है, अब जॉब जाने का, इस सब का, डिप्रेशन, ये सब दिखने लगा है। बहुत गंभीर इफेक्ट और आगे आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। नवीन जी आइए, स्वागत है। आफ्टर दिस जीवन लीला न्यू, इट विल बी न्यू नॉर्मल। हाँ, जल्दी न्यू नॉर्मल होगा सर, पक्का मानिएगा आप। क्योंकि आज की ज़िंदगी सर किसी की गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं, गलती आपकी खुद की है। अब मैं बोलूँगा तो लोग मुझे गाली देंगे, पर आप समझ लीजिए गलती आपकी खुद की है। आप इतनी फोकस लाइफ में जीते हो, फोकस अंदर से फोकस और ऊपर से फोकस, वो वाला फोकस और फोकस, है ना, समझते हो ना। खीरा जब आप खरीदते हो तो अंदर से फोकस निकलता है, माने खाली निकलता है, और एक होता है लाइट वाला फोकस। तो दो तरह की फोकस लाइफ जीते हो, जो अंदर से खोखली है और ऊपर से बहुत लाइट है। आपके पास पैसा है ही नहीं सस्टेन करने के लिए, आप लोग इतना लोन लेके बैठे हो, इतना सब कुछ लेके बैठे हो, ऐसे पागलों की तरह भग रहे हो, हाय ये कर ले लो, हाय वो कर लो, सब ले रहे हैं, तो सब मर भी तो रहे कूद कूद के, तुम भी मरो, बस तुम भी मरोगे। कुछ लोग तो इसमें भी जवाब देते हैं, हाँ सब मर रहे तो हम भी मर जाएं, कोई बात नहीं, तो मरो। आपने अपनी स्थिति ऐसी कर रखी है एकदम टीन के डब्बे की तरह, कोई कोई कुछ वजूद ही नहीं है, पतली एकदम एक चादर के जैसी। ठोस बनो, कुछ मत दिखाओ किसी को, कोई दिखावे की जरूरत नहीं है, पर बैलेंस इतना तगड़ा होना चाहिए कि आपको 2 साल नहीं 10 साल का भी रिसेशन आ जाए तो फर्क ना पड़े, जॉब 2 साल नहीं 10 साल चली जाए तो भी फर्क ना पड़े। ठीक है ना। मॉर्गेज, सीसी, इंटरेस्ट ऑफ गोल्स, नकली, हाँ बिल्कुल सच्चाई है। सब कुछ जो है आपने, सब लोन पर चल रही है कहानी टोटल। और इस दिखावे दिखावे में उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, कार ले आए, कार बदल लें, क्या करोगे आप। मैं भी देख रहा था, एक सज्जन से बात हुई, सरकारी कर्मचारी, भाई साहब वो कार बदल ली उन्होंने। हमने कहा क्यों, किस लिए, ज़रूरत क्या पड़ गई थी। सब लोग बोले कि पुरानी कार हो गई। अरे तो लोग पैसा देंगे क्या, जो बोले पुरानी हो गई क्या ना तू दे दे। जब वो कार चल रही है रनिंग कंडीशन में, आपका काम बन रहा है, क्यों पैसे डाल रहे हो, जीरो होना है पैसा, कोई उसका औचित्य ही नहीं है। अगर आपने 2 साल भी कार इधर उधर कर ली कि 2 साल बाद या 1 साल बाद लेंगे, तो आप 75,000 रुपये सोना लेते, 1.5 लाख पे बेचते, डबल हो जाता, उतने में आपकी कार निकल जाती। ठीक है ना। तो ये स्थिति है।
इसलिए आप इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए, दिखावे की ज़िंदगी बिल्कुल मत जिए आप। जो आप मैनेज इतनी आसानी से कर सकें कि आपको पता भी ना चले, आप वो काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि बाइक लेने से बाइक का पेट्रोल भरवाना मुझे पता ही नहीं चलेगा रोज़ का 100 रुपये, तो वो लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कार चला सकता हूँ, मुझे 1000 रुपये रोज़ के मुझे पता ही नहीं चलेगा कार में डाले, तो फिर कार लीजिए। मत डालिए फालतू पैसा इधर उधर, पैसे को बचा कर चलिए, ये बहुत गंभीर समय है। अभी पैसा बहुत काम आएगा। आई एम प्लानिंग टू लिव ईटिंग चावल एंड अचार फॉर 1-2 months, टेस्टिंग माई सेल्फ टू लिव इन टेस्टिंग टाइम्स। मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है ना। आई कैन डू दैट। खाने में तो मैं कितना भी कर सकता हूँ। जीशान खान का कहना है सेकेंड हैंड कार खरीदो और खुश रहो। खुद की जुगाड़। जीशान खान क्या मतलब, गैरेज वैरेज मैकेनिक का कहने को, अपनी जुगाड़ कर लो तुम। है आप किसी भी मैकेनिक के पास चले जाओ, किसी भी सोफे वाले के पास चले जाओ, किसी के पास चले जाओ, उससे कह दो सोफ़ा बेचना, मुझे दूसरा लेना है, बेच दो भाई साहब, बिक जाएगा दूसरा। आजकल तो अच्छे डिज़ाइनर है, लेकिन वो बात नहीं, वो मजबूती नहीं मिलेगी भाई साहब। अब आपके दिमाग में कीड़ा आ गया, बात तो सही कह रहा है यार, ये चल गया भाई साहब, कब लिया था भाई साहब ने, इसको तो 30 साल हो गए। 30 साल नया तो 3 साल भी नहीं चलेगा। तो ठीक है, तू इसी को सही कर दे। हैं ऐसी कभी भी गाड़ी वाला ये नहीं बोलेगा मिस्त्री कि गाड़ी कंडम हो गई भाई साहब भेजो। अरे भाई साहब कहाँ चक्कर में लगे, अभी लाओ जुगाड़ करता हूँ, वो MC लगा के ये करके वो करके जुगाड़ करता रहेगा और आप घूमते रहो भाई साहब। गजब है। तो क्या है, यही स्थिति है। गुरु जी आपको खान भी देखना है तो सब देखने आते हैं भैया, क्या खान और क्या वो है। गलत तो नहीं कह रहा जीशान को, तो कितनी हंसी आ रही है जीशान को। जीशान कह रहा है हाँ बिल्कुल सही पकड़ा एकदम। करते ना अपन ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते जीशान है। तो कुल मिलाकर जो है मत खरीदिए, नई कार खरीदिए, सुख अच्छे से रखिए। गैरेज नहीं है तो मत खरीदना। हाँ पूरी गाड़ी एकदम स्क्रैच, फुल ऑन स्क्रैच लग जाएंगे, है ना, 1 महीने के अंदर अंदर। तो गैरेज हो तो खरीदना, बिल्कुल दुल्हन की तरह रखना उसको। 15-20 साल कुछ नहीं बिगड़ेगा आपकी गाड़ी का, मस्त चला एकदम चकाचक। ओरिजिनल पेंट रखना, बस क्या ज़रूरत है ना। इसलिए दिखावे में मत पड़िए, दिखावे की वजह से आपका नुकसान ज़्यादा हो रहा है। आइए, हमने कुछ मुद्दा उठाया था सर, उस मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उठा लिया। आइए देखें। अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो हर उस परिवार से जुड़ी हुई है जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जिन्होंने नए एकेडमिक सेशन में अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदी हैं या फिर खरीदने वाले हैं। प्राइवेट स्कूल किताब के नाम पर वसूली कर रहे हैं, ये बच्चों की पीठ पर बोझ बढ़ा रहे हैं और आपकी जेब हल्की कर रहे हैं। एनसीईआरटी की एक किताब अगर 65 रुपए की मिल रही है तो वैसी ही दूसरी किताब जिसे किसी प्राइवेट पब्लिशर ने छापा है वो प्राइवेट स्कूल 650 रुपए में जबरन बेच रहे हैं। जैसी किताबें वक्त के लिए लेकर के भी आई, कैसे ये लोग आपसे डबल ट्रिपल दाम में ये किताबें खरीद रहे हैं, तो आपको खरीदनी पड़ेगी। और ये लोग आपसे ये पूरी 1 अप्रैल 10:30 शाम को, मानते हो। हम जिस मुद्दे को उठाएंगे इसको बड़ा डल मुद्दा लोगों ने कहा, मेरे जो पत्रकार साथी हैं उन्होंने कहा बड़ा बेकार मुद्दा है नितिन जी, आप क्यों रोज़ अपने उसमें एनर्जी वेस्ट करते हो। देखते हैं लोग तो अगले दिन बताते भी, मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम सारे लोगों का। बोले बेकार मुद्दा है, इसको क्यों उठा रहे हो, तो सालों से ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा। सर आया, सर मेन स्ट्रीम पर आया। अगर हमने उठाया तो दूसरों ने भी उठाया, हमने उन्हें मजबूर कर दिया कि इस मुद्दे को उठाओ। जो नीरस मुद्दा है, जो बेकार मुद्दा है, सर वो मुद्दा उठेगा। जिसे लोग नीरस कह देते हैं, बेकार कह देते हैं, ऐसा नहीं है। आम जनता के सरोकार की चीज़ें हमको भूलनी नहीं चाहिए। ये आम जनता के सरोकार की चीज़ें, इन्हीं महंगी किताबों की वजह से हिंदुओं के बच्चे कम हो गए, इन्हीं महंगे स्कूलों की वजह से। ये दुश्मन है तुम्हारे, असल दुश्मन ये है। तुम जिस मुसलमान में दुश्मन ढूंढ रहे हो, उस मुसलमान ने आके तो मना नहीं कर दिया कि तुम एक से दूसरा बच्चा मत करो। उसने रोका तुमको? नहीं। रोका किसने? इन स्कूलों की फीस के चक्कर में तुम्हारी कमर टूट रही ना, मैं बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो सरकारों ने रोका ऐसे स्कूलों को कि तुम इससे ज़्यादा फीस नहीं कर सकते। बताइए, सोचिए, विचारिए कि आपका नुकसान कौन कर रहा है। आपका नुकसान कहीं कोई नितिन शुक्ला तो नहीं कर रहा, कोई प्राइवेट स्कूल चलाकर जहाँ फीस 1.5 लाख रुपए है। ये प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये आपके दुश्मन है। ये आपको मजबूर कर देते हैं, आपको तोड़ देते हैं, आपको मार देते हैं। डॉक्टरी कराने जाइए, हमारे ज़माने में जब, मालूम है कितने की डॉक्टरी होती थी जब मैं पढ़ा हूँ, बताऊँ? 30,000 रुपये में डॉक्टर बन के लड़का MBBS बाहर निकल आता था, 30,000 रुपये में। ठीक है,
ये पेमेंट सीट की बात कर रहा हूँ। हाँ, 30,000 में 4 साल बाहर, आज 1.5 करोड़ रुपए MBBS, जिसको नौकरी मिलेगी कितने की, 15,000 रुपये की, 20,000 रुपये की। कमाल है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, मत पड़ो इन चक्करों में। घर बैठ के आराम से अपना इन्वेस्टमेंट करो। 1 से लेके 2% तक का ब्याज आराम से मिलता है, ठीक है। 1.5 करोड़ रुपए का तुम्हें 1.5 लाख रुपए महीने का आराम से मिल जाएगा। 1.5 से 3 लाख रुपए महीना, उसमें ऐश मारो। क्या ज़रूरत है ऐसे डॉक्टरों को आगे पीछे घूमने दो। क्या ज़रूरत है डॉक्टर बनने की भाई, खत्म। क्यों दिमाग लगाना है। चलिए, तो हमने कहा ना सर, जो मुद्दा उठाएंगे आपके सरोकार का मुद्दा उठाएंगे, आपके फ़ायदे के लिए बात करेंगे। कब से बोल रहा था रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा, 1.5 साल हो गया, आया ना, अभी और आएगा। हाँ रुको, अभी पूरा 26 अभी आपको रंग के जाएगा ये रिसेशन तबीयत से। www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, ऐड नोट में अपना नाम और नंबर भरिएगा और सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का चैनल फ्री है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भारत के बाहर वो पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। आप लोगों को बताता क्यों हूँ मैं कि रिसेशन आएगा, ऐसा होगा, पैसा बचा के, इसीलिए बताता हूँ मेरी फीस भरते रहना, नहीं तो मेरे को रोने लगोगे गुरुजी वो रिसेशन आ गया, पैसे नहीं है। मैं अपनी जुगाड़ पहले भाई। बढ़ते रोड एक्सीडेंट रोकने हेतु सरकार को सख्त गाइडलाइन बनानी चाहिए। युवा जिंदगी गंवा रहे हैं, सड़क दुर्घटना से मौत में जयपुर देश में 3रे नंबर पर है। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था जयपुर 3रे नंबर पर है। फिर बोलूँगा तो फिर बुरा लगेगा आप लोगों को, है ना। क्या ज़रूरत है सर ऐसी बाइक्स की, क्या ज़रूरत है। कौन कहता है 200 सीसी, 250 सीसी, 500 सीसी की बाइक्स बैन कर दो, ख़त्म कर दो। 100 सीसी की बाइक भी ज़्यादा है, बल्कि मैं कहता हूँ 60 सीसी और 80 सीसी की बाइक लानी चाहिए। लड़का फिनफिनी, है, हवा चले साला कम वक्त दूसरी तरफ उड़ के चला जाए। माँ उसकी रोज उसको उठा के लेकर आती है सड़क से उधर खींच के वापस। हाँ, वो चला क्या रहा है, क्या चला रहा है, बुलेट, थंडरबर्ड। बुलेट चल रही है, बुलेट उसको चला रही कम वक्त को, हवा आती है घुस जाता है। मैं किधर जा रहा हो, किधर किधर भैया किधर, हाँ अंकल है 1 मिनट। है, कमाल हालत है, क्या बोले। सर वाई डॉक्टर्स आर सो लेस पेड। नहीं, जो कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, जो नहीं कमा रहे हैं बहुत कम कमा रहे हैं। वेरिएशन बहुत ज़्यादा है सरकारी और प्राइवेट में, है ना। तो ये स्थिति है, क्या करोगे आप इनका। बहुत बुरी स्थिति है साहब। क्या है, हमें यही नहीं पता हमने गाड़ी कौन सी चलानी, हम क्या चला सकते हैं क्या नहीं चला सकते। कंजूस रहने में फ़ायदा है, आदमी घमंड नहीं करता। बिल्कुल कंजूस नहीं, किफ़ायती बोलते हैं उसको, समझदार बोलते हैं। ठीक है ना। इसलिए बाइक जो है बहुत सोच समझ के दीजिए। बच्चे की मौत का सौदा है वो, मत दीजिए बाइक। 80 सीसी, 50 सीसी, 60 सीसी की बाइक दीजिए। और आजकल तो बैटरी वाली आ गई है, वो दो 40 की स्पीड वाली। तुझे काय को भगना, काय को उड़ना है। हाँ, ऐसी बिल्कुल चंपतिया गाड़ी दो जिसमें गर्लफ्रेंड ही नहीं बना पाएगा, कोई पटे ही नहीं उससे। देखे गाड़ी बट लड़की चली जाएगी, बस ख़त्म। अब लड़का बनाता हुआ आएगा, आपसे पूछेगा ऐसा मेरी कोई फ्रेंड नहीं बन रही मेरी। तो फ्रेंड तेरी नहीं, वो गाड़ी की बन रही है। तेरी बननी होती तेरी बन जाती, तू काय को इतना लोड ले रहा है। हाँ ठीक है ना। सर क्या हमें बैंक से सारा पैसा विड्रॉ कर लेना चाहिए। अरे कहाँ रखो ऋचा मिश्रा जी, कहाँ रखेंगी आप, घर में। मेरे को पता दो ना अपने घर का, मैं आ रहे लाए। हाँ कमाल है। तो इसलिए जो है इन चक्करों में बिल्कुल मत पड़िए, दिखावे में मत पड़िए। किसी भी प्रकार से पैसे को बचा कर चलिए, आपके काम आएगा। बाइक्स हल्की बाइक लेकर दीजिए, ठीक है। उसमें भी स्पीड सेट करा दीजिए, उससे ज़्यादा ना जाए। अभी मेरी गाड़ी से एक बंदा टकराया, सिंगल फ्रेम होते ही हैं, मैं भी सिंगल फ्रेम था, बचपन में होता था, फिर सिंगल फ्रेम हो गया, फिर अभी फिर ठीक ठाक है। पीछे उससे भी सिंगल फ्रेम फिनफिनी बैठी, एकदम उसकी बहन होगी, छोटी थी उससे। तो गाड़ी से टकराया, मैंने देख लिया रियर व्यू मिरर, मैंने कहा ठीक है। मैं आगे गया, मैंने रोका उसको, ग्लास डाउन किया। मैंने कहा बेटा इतनी कितनी जल्दी है।
अंकल वो लगी नहीं अंकल, वो उसमें ऐसा नहीं हो वैसा नहीं। मैंने कहा भाड़ में जान दे, गाड़ी घोड़े तो टूटने के लिए होते हैं, बाहर निकलेंगे तो उसमें डेंट आएगा। मेरे को चिंता इस बात की हो रही, बेटा तेरी अभी उम्र कुछ नहीं है, 1 महीना हो गया इस बात को। मैंने कहा अभी तेरी उम्र कुछ नहीं है, अभी मार्च अप्रैल में तेरे एग्जाम होंगे, अगर तुझे लग जाए, तेरा हाथ टूट जाए तो तू कैसे एग्जाम लिखेगा बता। और तू फिन भी नहीं और बैठा के इसको घूम रहा है, इसका भी अभी नुकसान हो जाएगा। बच्चों को सर हालत ये अभी, उसके बाद में अभी पिछले हफ्ते मेरे साथ हुआ भाई, मैं बैंक गया, बैंक की सीढ़ी पे से एक लड़का फिसल गया, भर्र फताड़ा करके गिरा, फतर फत। मैंने कही ये तो रायते की तरह फैल गया रे। और भाई साहब लड़का गिर के जब उठा है, मुझे एक्टिंग करके दिखानी पड़ेगी, ऐसे नहीं बनेगा। उठा, अपनी हड्डी नहीं देख रहा, हाँ मोबाइल देख रहा, वो तो नहीं टूट गया। मैंने कहा वाह रे वाह शाणे। मैं इतने सारे लोगों के बीच में उनको बोलना ही पड़ा, मेरी जबान रुकी नहीं। मैंने कहा वाह वाह, अपनी हड्डी की तेरे को चिंता नहीं है कि तेरा पिछवाड़ा टूट गया, कि तेरा घुटना टूट गया। कम बका तू तो 10,000 के मोबाइल में तेरी जान निकल रही कि वो नहीं टूट जाए कहीं। क्या हालत है, हैं? गजब है। लोग हंस रहे। मैं काम करता हूँ, मैं ये वाले शॉर्ट्स बना के डालना शुरू कर देता हूँ ना, पूरे फुल फ्रेम में गिरे, उसके बाद जो किया है ना, आप लोगों को उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। न्यूज़ क्यों देखते हो आप लोग खाली पीली में? नहीं तो माई फादर गेव मी सेकेंड हैंड बजाज सुपर 30 ईयर्स अगो। मैंने अपने पिताजी का स्कूटर चलाया सर, बजाज 150, और खूब चलाया। उसके बाद फिर हमारे पास में एक हीरो पोक गाड़ी आई। उसके बाद में फिर हमने सन्नी चलाई, क्योंकि हमारी बहन को हीरो गियर वाली थी, उसको चलानी नहीं आती थी, तो फिर सन्नी आई। फिर हमने भी 3 लोगों में सन्नी चलती थी साहब एक, कोई चू चपड़ नहीं। जब जिसको ज़रूरत है वो लेके जाएगा, जब ज़रूरत माँ बाप तय करते थे, अब कहाँ। खैर चलिए साहब आगे चलते हैं। थोड़ा रोना धोना देख लीजिए, बहुत मौज कर लिया आप लोगों ने। ये सब वो गरीब हैं जो गैस की कमी की वजह से, किल्लत की वजह से जिस दिल्ली शहर को छोड़ करके अपने गांव जा रहे हैं। गांव क्यों जा रहे हैं? गैस नहीं मिल रहा, क्या करें? गैस कब से नहीं मिल रही आपको? गैस महीना दिन से नहीं मिल रहा है। 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिलेंडर का नहीं है, हिसाब शहर है, कब से पेट पर खाना नहीं खाए। ब्लैक में मिल रहा है, मिल नहीं रहा है। आप परेशान हो रहे हैं, आप रो क्यों रहे हैं? आप रो क्यों रहे हैं? रो पड़ी हुई है। गैस के चक्कर में हम लोग को हालत खराब है, 4-4 दिन 5 दिन हम लोग भूखे पाल लेके हम लोग यहाँ आ रहे हैं। उनको अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ रहा है। बात नहीं, 1 महीना दिन हो गया। 1 महीने से पेट पर खाना नहीं खाया। किसने मारा भी आप? किसने मारा है? ठेकेदार ने मारा। क्यों? ऐसा है जब गैस बनाने जा रहा हूँ, पुलिस प्रशासन मारने लगता है। कितनी मजबूरी है? मजबूरी क्या है, जो पैसे नहीं मिल रहा, जो अपना घर है ना, तो जो लकड़ी भी बना सकते हैं। लॉकडाउन से ज्यादा पता रहा है, लॉकडाउन में तो थोड़ा बहुत मिल भी रहा था, अब वो भी नहीं मिल रहा है। कितनी मजबूरी में जाते? बहुत मजबूरी में गांव छोड़ के नौकरी करने दिल्ली में, यहाँ भी गैस नहीं मिली, कहेंगे क्या यहाँ? उनकी याद आ रही थी कि नहीं? यहाँ तो सबकी आएगी। तब से पेट पर खाना नहीं खा पा रहे हैं। लमसम 15 दिन से भाई, इतने 2-3 तो चूड़ा खाते रहे। समझ लो, मन पता कि आप माता कर आप माता करने क्यों? ऐसा चलता था। ये ऐसी मोदी की सरकार है कि हम लोग को रोड पर ले आ दिया, हम लोग रोड पर घूम रहे हैं। ओहो, चूड़ा खाकर काम चला रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं। कितने लोग बिहार से यहाँ पर जरा आइए। अब बिहार वाले मुझे दमादम गाली देने वाले हैं। दो, कोई बात नहीं, और सूद समेत दो, 10 गुनी दो, पर सुधर जाओ। जीजा चुनने जाते हो, जब वोट देने जाते हो, ऐसे लोगों को चुनते हो जो अनपढ़ होते हैं। ऐसे आपके डिप्टी सीएम, ऐसे आपके सीएम बनते हैं कि क्या कहूँ मैं। आपको अच्छे लोग मिलते हैं लेकिन आप देते नहीं हो वोट। क्या निर्दलीय कोई खड़ा नहीं होता? पढ़ा लिखा आदमी कोई खड़ा नहीं है आपके बिहार में? कोई नहीं है जो तस्वीर बदल सके बिहार की? तब आपको जात दिखती है, तब आपको ये दिखता है। इसलिए आपका ये हाल है, ये गत है और हमेशा रहेगी, क्योंकि आप कभी अपने आप को बदलने वाले नहीं हो। ऐसे ही आओगे दिल्ली और ऐसे ही भागोगे हर बार, चाहे पेंडेमिक आए, चाहे कुछ आए, चाहे लॉकडाउन लगे, चाहे सिलेंडर ना मिले, फिर रो के जाओगे। यही करते रहना, पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल देना। छोड़ो, क्या करना है, देव जितनी गाली देनी, कोई दिक्कत नहीं है। सर 1.5 इंटरेस्ट कहाँ मिल सकता है? ये सब ईगो की है। हैं? क्या ईगो की है भव्य चौहान जी? 1.5 इंटरेस्ट बहुत आराम से मिल जाता है सर। बहुत सारी जगह आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आराम से इजीली मिल जाता है। स्टॉक्स हो चाहे कुछ भी हो, बहुत सारी जगहों पर है। अभी मुझे एक और चीज़ मालूम चली, कंटेनर भी आप ले सकते हैं, उसको रेंट पर दे सकते हैं, वो भी ऑनलाइन होता है। एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है एक उस पर, वहाँ से आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ है सर, दुनिया बहुत बड़ी है। तो क्या बोलेंगे तो बिहारी में जो हमारे बिहारी मित्रगण हैं, बिहारी बंधु हैं, उनको बुरा लग जाएगा, पर सच्चाई है ये। अपने अंदर टटोल कर देखिए सर आप, क्यों बिहार की इतनी बुरी हालत है? क्यों आप दूसरी जगह जॉब करने जाते हो? क्यों आपने अच्छे लोगों को नहीं चुना?
जब तक आप पढ़े लिखों को, अच्छे लोगों को नहीं चुनेंगे, इन्हीं नेताओं को चुनेंगे ना, पान चबैये को। नेतागिरी में सर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पार्टियों में कभी भी अच्छा आदमी नहीं मिलेगा, निर्दलीय मिलेगा। क्योंकि अच्छे आदमी को सबसे पहले काटा जाता है, सबसे पहले नेता उस आदमी को उड़ाता है जिसमें इंटेलिजेंस होती है, जो पढ़ा लिखा होता है कि ये मुझे सुपरसीड कर जाएगा, इसलिए उसको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। वहाँ गधे से गधे को आगे बढ़ाया जाता है, बिल्कुल गधे को। तो वो एक गधा अपने से ज़्यादा वाले गधे को आगे बढ़ाता है, तब वो नेता बनता है नीचे वाला। अब सोचिए सर, नेता शुरू कैसे हुआ? पहले कोई था, वो गधा था, फिर उसके बाद डबल गधा, फिर ट्रिपल गधा, फिर चौपल गधा। मतलब इस पीढ़ी में हम आते आते तो गधा टू दी पावर 10 पे पहुंच गए हम। इतने गधे से हम काम कर रहे हैं और ऐसे गधे नेता हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। शर्म आती मुझे बोलने में भी। क्या बोले? पढ़े लिखों को चुनो सर। ब्लैक में गैस खरीदने वालों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ, ब्लैक में गैस खरीदने वालों को दिक्कत नहीं हो रही सर, दिक्कत उनको हो रही है जो लोग दूसरे जगहों से आते हैं, नौकरी करने आते हैं, अपने परिवार के साथ आते हैं, तो वो लोग सिलेंडर एक खरीद लेते हैं या अपना गांव से ले आते हैं, है ना, घर से ले आते हैं, और यहाँ पर उसको ऑटो वाले से रीफ़िल कराते रहते हैं कि भैया 1000 रुपये ले, मुझे रीफ़िल दे दे, हाल क्या हाल। उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वो लोग ब्लैक वाले नहीं कह सकते आप उनको, वो लोग इंस्टेंट वाले हैं जिनका कनेक्शन नहीं। सर कहाँ कहाँ कनेक्शन लेंगे वो, कहाँ कहाँ पैसा देंगे डिपॉजिट? तो ऐसे ले रहे थे, अब उनको नहीं मिल रहा सिलेंडर, उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है ना। My dad, I'll pay you for your food, clothes and education. If you want bike, earn your own. My bro bought his own car. It was his vehicle, learn drive. शाबाश अजीत जी, बहुत अच्छा घर है आपका, बहुत बढ़िया, सैल्यूट है भाई आपके फादर को, मेरी तरफ से धन्यवाद बोलिएगा। ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए हर बच्चे को। बिहार में लोगों को घमंड और काहे का घमंड है, मुझे समझ में नहीं आता। जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा। हाँ, रोज नौकरी करने जा रहे हो मजदूर बन के, कमाल है। सर मोदी जी लाफिंग फेस जस्ट केम इन माई इमेजिनेशन। अच्छा ऐसा वाला, ठीक है, कोई नहीं। मेरा चैनल आप बैन करा देना राकेश जी। हैं आप बोलोगे तो कोई मतलब थोड़ी है, जात नहीं छोड़ेंगे। ये सही है युगरतन जी, जात नहीं छोड़ेंगे, जात नहीं छोड़ेंगे भाई। अच्छे से अच्छा सामने खड़ा हो जाए, जात नहीं छोड़नी हमको। खैर, सिन्हा साहब कह रहे नौकरी करने जा रहा मजदूर, उसको थोड़ी घमंड है। अरे बहुत घमंड है भाई साहब, हम बिहारी हैं, इस बात का ही घमंड है। और करने आए मजदूरी हैं, उस पर शर्म नहीं आ रही है। गलत है। अपने को अपनी जगह पे कुछ करना चाहिए, है ना। बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, कहीं कमी नहीं होती किसी चीज़ की। पर जब प्रोग्रेस नहीं होती तो सर नहीं होती है ना। ऐसा श्रापित प्रदेश जैसा बना दिया गया उसको इतने लंबे समय। सर जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, मैं बिहार का सिर्फ नेगेटिव ही देख रहा हूँ। ये नीतीश बाबू आए तो बहुत बदल जाएगा, कुछ नहीं बदला, अब भी वही हाल है। हाँ, क्राइम कम हो गया, तो क्राइम भी देख लो, आज ज्वेलर को लूट के ले गए। क्या बोले, मगध साम्राज्य का घमंड। अच्छा ये भी है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सर, हैं। लिट्टी चोखा नाम बहुत सुन रखा था मैंने, एक बार खाया तो समझ में आया यार ये भी अच्छी चीज़, बहुत अच्छी डिश है। इतना कुछ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसके बाद भी यही हाल है। कुछ जतन करो भाई आप लोग, बिहार वालों, बिहार के लिए कुछ जादू मंत्र टोना कुछ करवाओ। हाँ, मुझे लगता है किसी ने कुछ जादू कर दिया। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। जम्मू, पेट्रोल डीजल की स्टॉकिंग रोकने के लिए सख्ती, कैन ड्रम में तेल लेने पर रोक, खरीद पर लगी लिमिट। आई जी, क्या हो गया? जम्मू में लिमिट लग गई भाई, ठीक है ना। अब आपको जो है पेट्रोल जो है कट्टी में नहीं मिलेगा, और 200 लीटर से अधिक तेल दिया जाएगा किसी भी हाल में। ले अब क्या करोगे? तो अभी 200 शुरू हुआ, धीरे से 2 पे आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। बड़े ट्रक का क्या करेंगे सर, जो 400-800 लीटर तक के होते हैं, उन्हें 200 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, है ना। क्लियर है। पर सरकार तो करी सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। सरकार तो बता रही सब कुछ, सब चंगा सी। एलपीजी सिलेंडर के बाद अब बढ़े तेल के दाम। यहाँ पेट्रोल 7 रुपये, डीजल, पेट्रोल 7 तो डीजल 25 रुपये महंगा। लो भैया, चौतरफा महंगाई, डीजल 7, सिलेंडर के दाम 195 से 215 रुपये बढ़ गए। कौन से वाले?
वो वाला नहीं, कमर्शियल वाला 19 किलो वाला 195 से 215 तक, 60 रुपये इस पे पहले ही बढ़ चुके। अब रही पेट्रोल की बारी, तो पेट्रोल में 7 रुपये और डीजल में 25 रुपये महंगा हो गया। कहाँ जाएं, किधर जाएं, क्या करें भाई, समझाओ कोई। We're tracking more updates coming up now. We're learning that premium diesel and petrol prices have been hiked. That's right. MXP 100 has been hiked to about rupees 160 per litre. Petroleum and diesel and even XP 100 petrol prices have been increased. That's what we're learning so far. That's an important update coming in as we're learning that premium diesel and even petrol prices have been hiked. The XP 100 has been hiked to about rupees 160 per litre, like I just mentioned. Premium diesel and XP 100 petrol prices have increased. Now this has been hiked to about rupees 149 to 160 per litre. Apart from this, also we learned that extra green, which is essentially a premium diesel, has. भाई हमें तो लगा था कि नयारा और शेल वालों ने ही बढ़ाया है, ऐसी खबर आ रही थी। अब यहाँ तो एक्सपी की बात आ गई, यानी इंडियन ऑयल जी एक्सपी 95 बढ़ा दिया, मार डालो, जीने मत दो। कितना कर दिया? एक्सपी 100 बढ़ाया, सॉरी 11 रुपये लीटर से। बताइए, चलो क्या कहें, बहुत बुरी स्थिति है भैया। सरकार ने बता दिया 19 किलो का सिलेंडर पे 195 रुपये बढ़ा दिए गए, कोलकाता में 218 बढ़ा दिए गए। 1 अप्रैल से नई कीमतें लागू। धन्यवाद। सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस MOPNG ने भी बता दिया, ग्रेट एक हैंडल ने, क्या कि 10% टोटल कंजम्पशन जो होता है किसका, कमर्शियल वालों का, तो उनका जो सर्ज है वो 44% हुआ, फलान हो गया, ढिकान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कुल मिलाकर सीधी बात पर आओ, 913 रुपये का 60 रुपये बढ़ाकर जो था उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। प्रधानमंत्री वाले में बदलाव नहीं किया गया। बदलाव किया गया है इनमें जो कमर्शियल वाले हैं, ठीक है, ये अब जो है 1242 का हो गया है। नहीं, अरे सॉरी, श्रीलंका और नेपाल का रेट बता रहे हैं, कुल मिलाकर बता रहे हैं। हम तो बहुत सस्ता दे रहे हैं अभी भी आपको। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें हम सस्ता दे रहे हैं। पता है पाकिस्तान में क्या रेट है, पता है वहाँ पे क्या रेट है, पता है इधर पे क्या रेट है, पता है उधर पे क्या रेट है। भैया कुछ बना रहे हैं, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना दादा, हम पाकिस्तान क्यों जाएंगे? नहीं, हमको पाकिस्तान का रेट क्यों बताया जा रहा है? जिसको देखा था पाकिस्तान में रेट पता, बांग्लादेश में रेट पता, इसमें पता, उसमें पता। अच्छा, भूटान में पता है? भूतिए, गुस्सा तो ऐसी आती है कसम से। जो भी कहो भाई, कुल मिलाकर गुरुजी एक बात बताइए, हालत सही होने पर क्या सब चीज़ों में भाव वापस करेंगे? बढ़ने के बाद भाव वापस आना मुश्किल होता थोड़ा सा, है ना, ठीक है ना। खैर स्थिति अभी ख़राब है, काफ़ी ख़राब है। तो 1 अप्रैल को कौन कौन से झटके लगे जरा सुन लीजिए। दिल्ली में जो सिलेंडर है वो 2000 रुपये का हो गया, 195 रुपये बढ़कर। सभी जो पूरे भारत में कमर्शियल सिलेंडर बढ़ गए। ATM के ट्रांजैक्शन जो है सर, उनकी लिमिट जो है वो 3 कर दिए, किसी ने किसी कुछ कर दिए, और 26 रुपये तक अब लगेंगे आपके पैसा निकालने पर ATM से, वो फ्री ट्रांजैक्शन के बाद। ट्रेन कैंसिलेशन पे जो 8 घंटे से पहले यदि आपने कराया, 8 घंटे या 8 घंटे के बाद यदि डिफरेंस रह गया ट्रेन छूटने में, तो वो 0 हो गया, वो भी आज से लागू हो गया। फास्टैग जो था वो 3,075 रुपये का हो गया, 3,000 से वो भी बढ़ गया। आधार पैन कार्ड जो है अब उसके लिए सिर्फ आधार कार्ड नहीं लगेगा, और भी अन्य डॉक्यूमेंट लगेंगे। और जो भी डिजिटल पेमेंट आप करते हो उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब लग गया है। नया साल लग गया, न्यू पेंच खत्म, कहाँ इतना लोड ले रहे हो? आइए और आगे चलें। ATM से पैसे निकालना महंगा पड़ जाएगा। HDFC से लेकर PNB बैंक ने बड़े बदलाव किए हैं और ऐसे में 23 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जानकारी आपको साझा करेगा। आप ATM से पैसे निकालते हैं तो आपके लिए खबर है, पैसे निकालना महंगा पड़ जाएगा। HDFC से लेकर PNB बैंक ने बड़े बदलाव किए, 23 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। 1 अप्रैल से HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक अपने ATM नियमों को बदलाव करने जा रहे हैं। किसी फ्री ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है, कैश निकालने की लिमिट और अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज शामिल है। इस नियमों को लागू होने से जो ग्राहक है वो पहले से ज्यादा प्लानिंग के साथ ATM का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि तय समय सीमा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर अतिरिक्त चार्ज लोगों को देना होगा। इन जो बदलाव है उनका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा जो बार-बार ATM का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ग्राहकों को अब अपने कैश विड्रॉल कम करने होंगे। सिंपल सी बात है, ATM क्यों जाते हो? थोड़ा बहुत पैसा निकालने के लिए, 500, 1000, 1500, 2000, 20,000 रुपये एक चेक से निकालो, विड्रॉल से निकालो, चेक से भी नहीं। चेकबुक के भी आजकल पैसे ले रहे हैं, तो विड्रॉल से निकालिए अगर सेविंग बैंक अकाउंट है, और 20,000 रुपये इकट्ठा निकालिए और अपने पास रखिए, ऐसी की तैसी नगद रखिए और नगद ही दीजिए। न रहे बांस न बजे बांसुरी, बहुत हो गया, बहुत तमाशा देख लिया। मेरे काम में बताना, मैंने बता दिया।
करीब 6 महीने से लेकर 9 महीने तक का पैसा अपने पास निकाल कर रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कल को, नहीं तो आप सरकार को गाली दोगे। प्रिंस बीजी कह रहे मिडिल क्लास और जनरल के खिलाफ सरकार कोई शक नहीं आई। चलो भाई आगे चलते हैं। ईरान वॉर की बात करें उससे पहले फिर एक बार याद दिला दें, www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नाम और नंबर के साथ में अपने अमाउंट को सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सअप का चैनल है, दोनों फ्री हैं, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। पेटीएम और पेपाल वाला बटन वो लोग दबा दें जो भारत के बाहर है और अपने अपने पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए अब चलते हैं ईरान वॉर की तरफ, जरा देखें क्या क्या हुआ। तस्वीरें आ गई सर, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। 1 मार्च पर जो हमला हुआ था, 1 मार्च को अल उदैद एयरबेस, ये रहा सर, धुआं धज्जियाँ उड़ा दी भाई। अमेरिका का बेस था सर ये, ईरान ने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी, धज्जियाँ आपके सामने, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये फोड़ दिया, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा यहाँ डेब्रीज हो गई। तो इस कदर जो है मारा है, इस कदर मारा है कि क्या कहें। दनादन उड़ाया। ये देख रहे हैं ना आप, ये पहले ऐसा था, ये अब ऐसा रह गया। ये ऐसे गोले थे जो ये रह गए, ये इनका एयरबेस उड़ा दिया अमेरिका का। ये रेडार सिस्टम था, रेडार सिस्टम ध्वस्त। और आइए ये देखिए, ये पूरा ध्वस्त, ये पूरा ध्वस्त, ये पूरा ध्वस्त, ये पूरी बिल्डिंग्स थी, कम्युनिकेशन टर्मिनल्स थे इनके, उनको भी उड़ा दिया। तो ये तमाम सारी तस्वीरें आ गई। अमेरिका ने कभी भी इस बात को नहीं कहा कि हाँ इन्होंने हमारे बेस को मारा, एक बार भी अब तक नहीं कहा है। अमेरिका कभी भी इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करता कि हमारे बेस पर किसी ने हमला किया, हमें नुकसान हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं बताता। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इस पूरे युद्ध की। इससे बेटर है ईरान कम से कम सच्चाई बता रहा है। आइए अब कुछ लोगों ने वीडियो बताया। ये अमेरिका बेस बता दिया गया, अमेरिका के बेस पे ऐसा हमला हुआ, किस प्रकार से हमला हुआ था ये बताया गया। अब इस वीडियो को कुछ लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया, और ऐसा खतरनाक फैक्ट चेक किया, हो सकता है सही, उनका कहना AI से वीडियो बनाया। और जो वीडियो ये है, वो जो फैक्ट चेक कर दिया, वो वीडियो में ये वो फुटेज ही नहीं है जो दिखा दी उन्होंने। गजब कर दिया। खैर यूजुअली जो होता है AI वीडियो में इस कदर से जो है पूरा इधर से उधर घूमता नहीं है कैमरा, और इन तमाम सारी चीज़ें नहीं दिखती। वॉट एवर, अमेरिका कभी ये बताएगा नहीं सही है या नहीं, तो उनके लिए AI कहना ही सबसे उचित है। चलिए उधर एक और विमान जो है कुवैत में गिरता हुआ, उसकी भी तस्वीर आई है। अबे ये देखो भाई साहब, अबे ये देखो वो भाई साहब, भाई वो भाई, अबे भाई, अबे रुक जा भाई, वो भाई, वो भाई साहब, अबे यार रुक जा यार, वो भाई साहब, भाई, वो भाई। अब सोचिए, ये दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे छोटा सा, यानी ड्रोन वगैरह हुआ, क्या कहकर इसको बताया गया, वो जो है साहब हवाई जहाज़ गिरा दिया, फाइटर जेट गिरा दिया। जस्ट इमेजिन। तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती जो आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। उधर ईरान ने जो है आज की तारीख में क्या किया, कद्र 5 मिसाइल जो है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में केपेबल है, आज उसका जो है उन्होंने फुटेज जारी कर दी। It is Qadr 5 missile with new warhead. Iran, this clearly tells you that Iran remains defiant, and they still have a huge arsenal of missiles that they are, in fact, showcasing at this moment. Let me go across to Aditya, my colleague, who is joining me with more details. Aditya, this clearly tells you that, on one hand, we are talking about counting the interceptors that not only the Gulf countries have, but also Israel. On the other, Iran is using these videos to show their arsenal still quite full. But absolutely, Iran, in a dramatic video, has shared how Qadr 5, a new kind of a missile, has now been launched against Israel, and this is a fresh wave, perhaps the 85th or the 86th wave of the missiles that have been launched against Israel and several other countries in the region. That clearly is the indicator of the fact that there are no talks or a headway that has been reached now. There is the US Central Command that has also released the video now. The US Central Command says that the US forces are launching precision armaments and underground military targets deep within Iranian territory with the aim of continuing to erode the Iranian regime's ability to project power. तो ज़बरदस्त तरीके से जो है ईरान जारी है।
और ईरान ने पहले ही कहा था अभी हमने 30% स्टॉक पाइल भी अपना इस्तेमाल नहीं किया। अब नई नई मिसाइल देखकर और लोगों को डर लग रहा है। कमाल है। ओ भाई वाला इंडियन क्या कर रहा है वहाँ पर? इंडियन बहुत है सर, बहुत है इंडियन सब जगह। तो ये स्थिति है। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने सबको चौंका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट करी और पोस्ट में लिखा, Iran's new regime president, much less radicalized and far more intelligent than his predecessors, has just asked the United States of America for a ceasefire. We will consider the Hormuz Strait is open. We will consider when Hormuz Strait is open, free and clear. Until then, we are blasting Iran in oblivion, or as they say, back to the Stone Ages. President DJT. Thank you for your attention in this matter. हाँ, तो कहते हैं कि ईरान जो है वो सीज़ फायर के लिए हमको संपर्क कर रहा है और सीज़ फायर के लिए हमसे बात कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं करेंगे जब तक कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खुल नहीं जाएगा, एकदम फ्री नहीं हो जाएगा। अरे पर ईरान ने तो एकदम साफ मना कर दिया, हमने तो ऐसा कोई सीज़ फायर की बात नहीं करी। ईरान तो अपनी जगह अभी भी कायम है। वो कह रहे हैं हमारा सीज़ फायर हमारी कंडीशन पर होगा। सुन लीजिए। We have yet to make a decision. We have many considerations regarding this matter. Our conditions for ending the war are clear. We do not accept a ceasefire. We are seeking an end to the war, not only in Iran but across the entire region. We seek guarantees that such aggressions will not be repeated, as well as the payment of compensation for the extent of the damages inflicted on us and on the people of Iran. At present, there is no ground for negotiation, and at present, there is no negotiation. Our position is clear, and at present, there is no ground for negotiation. तो ट्रम्प साहब एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं क्या? ईरान तो साफ मना कर रहा है, हम कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहे, हमारा कोई सीज़ फायर का इरादा नहीं। वॉर एंड होगा, परमानेंटली एंड होगा। आने वाले समय के लिए गारंटी देनी पड़ेगी कि ऐसा कोई एग्रेशन नहीं होगा, और जितना आपने नुकसान किया वो पैसा आपको देना होगा। बात करेंगे। खैर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात कर रहे थे, बोले कि वो कब्जा करके बैठ गया, सबसे टैक्स वसूल रहा है। तो डेनमार्क ने भी कर रखा। डेनमार्क 400 साल तक समुद्र में वसूलता रहा टैक्स। क्या ईरान हॉर्मुज़ में बनाएगा टोल प्लाजा? डेनमार्क ने 600 साल पहले साउंड ड्यूज नामक टोल पर टोल सिस्टम लागू किया था, और जितने भी वहाँ से जो है जहाज़ गुजरते थे वो सबसे टोल लेता था। वही आज ईरान कर रहा है। तो डेनमार्क को लेकर कोई कुछ नहीं बोल रहा, आज ईरान को लेकर लोगों ने इतना हंगामा क्रिएट कर दिया। हालांकि गलत है, कभी नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल भी हम इसके समर्थन में नहीं है। लेकिन मैं उस समय उन तमाम सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों से पूछ रहा हूँ, खासकर वाइट से, आप करो तो सही है, दूसरा करे तो गलत है। आपने भी तो किया था ना, है ना? सो लेट अस बी वेरी क्लियर। हालांकि अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो ईरान को भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ईरान ने साफ बोल दिया हमारी कंडीशंस एकदम क्लियर है। कंडीशन ख़राब क्यों हुई है? युद्ध की स्थिति आई क्यों? या अमेरिका को सोचना है, इजराइल को सोचना है? क्या कह रहे हैं साहब, सुने। نیروی دریایی سپاه در 5 عملیات گسترده و پردامنه با ترکیب موشک‌های بالستیک و کروز و پهپادهای انهدامی اهداف برجسته نظامی دشمنان آمریکایی صهیونیستی در منطقه را منهدم ساختند. در نخستین هدف تهاجمی این نیرو دو رادار هشدار زودهنگام در اختیار آمریکایی‌ها در منطقه و مستقر بر یک سازه دریایی در آب‌ها و جزایر امارات با دقت بالا منهدم گردیدند. یک نقش متعلق به رژیم نامشروع صهیونیستی با نام آقایک در منطقه میانی خلیج فارس در رزم موشکی دلاورمردان دریایی سپاه پاسداران نیز مورد هدف قرار گرفت و در حال سوختن است. از سحرگاه امروز چندین فوج پهپاد انهدامی به سمت ناوگروه مستاصل آبراهام لینکلن در شمال اقیانوس هند شلیک شدند که با توجه به مستندات و تصاویر ماهواره‌ای این ناوگروه از مکان قبلی فرار و به عمق اقیانوس هند عقب‌نشینی کرده است. شایان ذکر است به اخبار دقیق اطلاعاتی بر اثر تهاجم دیروز نیروی دریایی سپاه به محل تجمع مخفی افسران آمریکایی در امارات 37 نفر به طور قطعی کشته و تعداد زیادی نیز مجروح و به بیمارستان‌های شهر منتقل شدند. ارتش جمهوری اسلامی ایران از بامداد امروز محل استقرار هواپیماهای سوپرسون तो ये तो बिल्कुल भी सीज़फायर की बात नहीं कर रहे, ये तो उल्टा ठोकने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है हमने कम से कम 37 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया। सीक्रेट गैदरिंग में आए थे। कल वाली सीक्रेट गैदरिंग अलग थी जिसमें 60 लोग मारे गए थे, ये दूसरी है। और इस पर भी इन्होंने स्ट्राइक कर दिया। और उसमें उनका कहना है कि एक ऑयल टैंकर भी जिसका नाम एक्वा 1 था, उसको भी हमने ज़ायनिस्ट रिजीम का था, यानी इजराइल का था, उसको भी हमने मार गिराया। और तमाम अन्य टारगेट्स हमने किए जो सेंट्रल गल्फ में हैं और वो इस समय जल रहे। तो सीक्रेट मीटिंग थी और अमेरिका की, और इसको जो है यूएई में इन्होंने स्ट्राइक किया है, और स्ट्राइक करके उनको जो है मार दिया है। फॉक्स न्यूज़ भी इसकी कंफर्मेशन कर रहा है अमेरिका को छोड़कर। Fox News alert, an official source has confirmed that a suspected Iranian drone has hit a CIA station in Saudi Arabia's capital. Jennifer Griffin is live in Washington. Jennifer, what do we know?
Well, Jessica, we've confirmed with an official source that, in fact, it was an Iranian drone that struck the station, the CIA station in Riyadh. It was part of that U.S. Embassy compound, part of that drone strike last night that led to damage at the embassy. This is certainly a symbolic victory for the IRGC. Nobody was injured. Nobody was at the embassy at the time. The Washington Post was the first to report on the incident, and that it was, in fact, the CIA station that was targeted and hit. But what this indicates is that drones, the Iranian drones, are going to be a big problem. They can take out the missile launchers and even the missile stockpiles, but they have thousands, if not tens of thousands of these drones, and anyone can put them in the back of a truck and fire them. These are really the new suicide bombs of the next phase in the Middle East, and they're going to be a problem for some time. तो आफत हो गई साहब। रियाद में, सऊदी में CIA के उस पर भी हमला कर दिया उन्होंने, वहाँ भी लोग मार दिए। CIA के स्टेशन पर हमला किया, लेकिन उनका कहना है कि कोई वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए कोई मरा नहीं, ऐसा इनका कहना। ईरान का कहना हमने मार दिया। खैर, दोनों की अपनी विवाद है, दोनों के अपने विवाद चलते रहेंगे। कुल मिलाकर जो है, ईरान को इतनी प्रिसाइज जानकारी कैसे मिल रही है कि CIA का स्टेशन कहाँ है, कहाँ उनके सारे एजेंट्स मिलेंगे और कहाँ कहाँ हुआ और कैसे वो मारता जा रहा है एक करके। बड़े गजब की बात है। आइए, उधर एक ऑयल टैंकर जा रहा था, दुबई के पास की बात है। इसको इन्होंने जो है बोला इसको कि भाई आप आगे मत बढ़िए, लेकिन नहीं माने तो उसको उड़ा दिया ईरान ने। गजब हालत है भाई। तो ऐसी तमाम सारी घटनाएं आ रही हैं। इस समय तो जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे इकलौता राज कर रहा है ईरान, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उधर ब्रिटेन ने जो है उसने मना कर दिया कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की लड़ाई में नहीं पड़ रहा हूँ, मैं ईरान की लड़ाई में नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद वो लड़ाई में है और लगातार अपने जो है उसके बेस को इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका कंटिन्यूसली। Some breaking news that is coming in at the moment. The Iranian ambassador to the United Kingdom, Saeed Ali Mousavi, has signaled that the British military facilities could become targets of Iranian strikes if they continue to facilitate American operations from there. But this diplomatic warning comes that the United States has been significantly increasing its long-range strike capabilities using British soil, specifically at the RAF Fairford in Gloucestershire. Heavy American bombers continue to run the RAF base, and amongst them are the B-1 Lancers, which are these 146-foot long, that are capable of carrying out 24 cruise missiles. And these aircraft, along with the B-52 Stratofortress, have been reportedly launching direct sorties into West Asia. And the United Kingdom had earlier agreed to let the United States use its military bases for what they say is collective self-defense. तो ईरान ने एक और धमकी दे दी है, इस बार ब्रिटेन को गई है। बोले तुम सुधर जाओ, तुम अमेरिका को अपने बेसिस दे रहे हो, हम तुम्हारे बेसिस को भी उड़ा देंगे। उन बेसिस को नहीं जिसमें अमेरिका ऑपरेट कर रहा है, उसके अलावा भी तुम्हारे मिलिट्री बेसिस को उड़ा देंगे। तो बाकायदा जो है उन्होंने बोला है कि नहीं, हम इस्तेमाल नहीं इनको करने दे रहे। और इनफैक्ट ब्रिटेन ने ट्रंप को दिखाया ठेंगा, जंग में नहीं होगा शामिल, हॉर्मुज़ खोलने के लिए बुलाई 35 देशों की मीटिंग। अरे गजब। आज इन्होंने सदन में भी बोला मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है कि मैं इस वॉर में शामिल हूँ, पर मैं शामिल नहीं होऊंगा। 35 देशों की मीटिंग बुलाई है कि कैसे करके जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाए। तो वो तो कहते हैं हम तो लड़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे, और ये तो इनकी बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहा कि मैं लड़ाई में शामिल नहीं होऊंगा, मेरे बेस इस्तेमाल नहीं हो रहे, पर रियलिटी तो ये इस्तेमाल हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है। उधर बहरीन में एक बार फिर दोबारा से हमला कर दिया ईरान ने, और उनके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इस बार बहुत मुश्किल होने वाली भाई IT वालों की। Iranians have struck at Amazon's cloud infrastructure in Bahrain, marking yet another escalation in the Middle East conflict. Now, the attack disrupted facilities that are linked to Bahrain's telecom backbone, which hosts critical infrastructure for Amazon's web services. While the full extent of the damage remains largely unclear, officials have acknowledged disruptions following suspected drone activity. This is not an isolated incident. In fact, this is the second time in recent weeks that cloud infrastructure in Bahrain has come under attack, raising a critical question: why target data centers? Part of the answer lies in Iran's own warning. Its revolutionary guards have signaled that American tech companies operating in the region will be seen as legitimate targets, accusing them of enabling hostile operations against the Iranians. But are they really part of the battlefield? What's clear is this: advances in artificial intelligence have transformed data centers into digital power plants of modern warfare. They don't just store information, they power surveillance, logistics, and decision-making systems at unprecedented scale. Now, there is no public evidence that this specific facility in Bahrain was actually used for military operations, but in today's conflict, perception can be as powerful as proof. Infrastructure believed to support an adversary can quickly become a target. And that's what makes this moment so dangerous. The line between civilian and military systems is blurring, pulling private tech infrastructure into the crosshair of geopolitical conflict. Because when a data hub goes down, the impact doesn't stay local. It can ripple across banking networks, logistic chains, and digital services worldwide.
तो पहले ही कहा था उसने कि हम आपके जो तमाम सारे डेटा सेंटर हैं इनको मारेंगे। अब ये मार क्यों रहा है? इसका कारण बहुत बड़ा ये है कि ये जो तमाम सारे डेटा सेंटर हैं ये एआई की तरह से भी काम कर रहे हैं। इनका डेटा जो है एआई इस्तेमाल कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए जो नुकसानदायक है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस एआई बहुत फास्ट कर देता है, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर वगैरह लगा लोगे। तो इसलिए जो है वो डेटा ही ख़त्म कर रहे हैं, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटिश ऑयल कंपनी कैस्टर, उस पर भी हमला कर दिया ईरान ने। British oil company Castrol has been targeted in Iraq because of mortar striking warehouse of British oil company in Erbil coming in. I have with me Vishal joining me live. Vishal, just about 45 minutes ago we were talking about attacks in Erbil. This is the latest coming from the ground in terms of एरबिल इराक में मारा है साहब, ब्रिटिश ऑयल कंपनी है कैस्ट्रोल, तो इसके डिपो पर हमला कर दिया। और भी कई तमाम सारी जगहों पर लगातार कंटिन्यूस ईरान लग रहा है। ईरान नहीं रुक रहा सर, और ईरान को रोक पाना इनके बस की बात नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे राजा है और जहाँ उसका मन कर रहा है वहाँ मार रहा है सर इस समय वर्तमान में। तो हालांकि अमेरिका भी उसको मार रहा है, इजराइल भी मार रहा है, पर बड़ी बात यह है कि ये अपने आप को बचा नहीं पा रहे। पुर्तगाल 16th century सिमिलर टोल कार्ड सिस्टम। अच्छा, तो स्थिति खराब है काफ़ी, और वर्तमान में तो ईरान अच्छी तरह से खड़ा हुआ और लड़ता हुआ। उधर यमन ने भी जो है हिजबुल्ला के साथ मिलकर स्ट्राइक शुरू कर दिए साहब। I am outside, this fuel station in Taif, which is the worst hit by the bombing from Israel. Look at this, what has happened to this fuel station, which has been completely destroyed here. Its underground storage has been complete. I'll show you the underground storage of this fuel station. Look at this underground. This has been completely taken out, and massive missile strike here. This is the condition here, and people here have just few hours of window from enter out, and it's a very, and then turn it into because why NATO countries did not support him, and then because this is the snap to the US power and the US-led world order. It is this time, for the first time, we see Israel and America help Donald Trump. So now he's calling them paper tiger and talking about moving out, even saying he may move out of this war as well. And also the kind of displacement that has been taking place, because it's also humanitarian crisis. You go to area where you have everything is bombed, roads destroyed. I showed you the underground stuff happened during the night. You couldn't sleep in night in Beirut because there was massive bombing during the night, and then hit by multiple missiles here. So it has created a humanitarian crisis. More than 12 lakh future that has been literally destroyed. They don't know they can ever come back. Some of the children. तो तमाम सारे जो झगड़े हैं, मिसाइल जो है वो फिलिस्तीन की तरफ छोड़ी है। यमन आर्म्ड फोर्सेस ने इस बात की जानकारी दी, उन्होंने कहा हम ईरान और हिजबुल्ला के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। बाप रे, तो ये भी कूदेंगे अभी बीच में। बिल्कुल, हमने पहले ही आपसे कहा था कि ये कूदेंगे ही कूदेंगे। आशीष शर्मा जी कहते सर ईरान अच्छे से पहले जा रहा है, हारने वाला है। मैं ये बिल्कुल मना नहीं करता कि ईरान हारेगा जीतेगा, वो एक अलग बात है, पर क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त तक अभी तक टिके रहना और अभी तक बैक टू बैक मिसाइल मारते जाना, क्या आपने इसकी कल्पना करी थी? नहीं करी होगी, हमने भी नहीं करी। बस यही सबसे बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। ईरान ने जो कर दिखाया ये अपने आप में बहुत गजब है। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, बल्कि इनफैक्ट उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो तो उल्टा ट्रम्प को चिढ़ा रहे थे, बोले तुमने अभी तक भेजे नहीं, लोग नहीं भेजें तो हम अपना हवाई जहाज़ भेज देते हैं, उसमें भेज दो अपने सैनिकों को, तुम्हारे जो ब्रेव सैनिक है। तो चिढ़ा रहा उल्टा कि अपने सैनिकों को। बहुत बड़ा ट्रैप है, अगर इन्होंने सैनिक उतारे बहुत तमाशा हो जाएगा। सैनिक उतारते ही बहुत कैजुअलिटीज़ होंगी, ये पक्की बात है, आप मानकर चलना। बताऊंगा भी क्यों। उधर ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान स्ट्रक ऑयल टैंकर इन कतर, डिफेंस मिनिस्ट्री सेट फोर्सेस इंटरसेप्टेड 2 to 3 मिसाइल्स। लीजिए, कतर का भी ऑयल टैंकर जो है उड़ा दिया, ऑयल डिपो। भाई सबके ही ऑयल डिपो उड़ा दोगे तो कल तेल कैसे मिलेगा? और इजराइल का खुद का क्या हाल है? हर घंटे में सर, घंटे टू घंटे ये तमाशा चल रहा है।
पूरे हाईवे रुक जा रहे हैं, सब लोग जहाँ हैं वहीं रुक जा रहे हैं, कहाँ शरण लेने जाएं, पूरे एक्सपोज्ड हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम सिविलियंस को तो टारगेट अभी नहीं कर रहा है। तो इजराइल पर जो ईरान का हमला हुआ था उसके ये तस्वीरें कंटिन्यूस कुछ घंटों में हो ही रहा है। और एक दिन आज जितनी हंगामा जितना आर्सेनल ईरान ने इस्तेमाल किया है वो उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में नहीं किया, इतना मारा है। हेवीएस्ट Israel under the heaviest sustained Iranian missile attack since strike 3 weeks ago। पिछले 3 हफ्तों में जब से युद्ध शुरू हुआ तब से लेकर अब तक की ये सबसे बड़ी थी जिसमें दे दनादन जो है मारा है ईरान ने। उधर एक और खबर आ गई कि जो है सबमरीन, रशियन सबमरीन देखी गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसके पास में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। अटकलें तेज़ हो गई कि रशिया ने पहुंचा दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं कि ये जो सबमरीन्स हैं या जो सबमरीन्स देखी गई होंगी या नहीं देखी गई वो एक अलग बात है, लेकिन ईरान ने भी रशिया से सबमरीन खरीद रखी हैं। तो ये क्या वो ईरान की ही सबमरीन है जो लोगों ने देखी या फिर ये रशिया की है? मुझे लगता है ईरान ने जो खरीद रखी हैं वो सबमरीन्स होंगी। उस सबमरीन को देखकर जो है ये खबर बन गई कि साहब यहाँ तो जो है रशिया आ गया। रशिया नहीं आया, सबमरीन्स हैं, रशियन मेड सबमरीन्स हैं, ओन्ड बाय ईरान प्रोबेबली। क्या कह रहे हैं ट्रम्प साहब, सुने? ओ सॉरी, पुतिन साहब सुने। Те взятые на себя обязательства по известному соглашению, о котором сейчас все. К Ирану невозможно предъявить никаких претензий. Затем Соединенные Штаты в одностороннем порядке решили выйти из этого соглашения, а европейцы продолжили требовать от Ирана, чтобы он выполнял взятые на себя обязательства. Ну это, вы уж меня простите, это бред. Не Иран же вышел из этого соглашения. США вышли. Бывший президент Трамп принял решение выйти из соглашения. А европейцы говорят, да, это не очень хорошо, что американцы вышли. Но вы, иранцы, все соблюдаете. С какого хрена, да, иранцы, извините, так попали в следующий грубовато немножко. Иран. तो पुतिन का कहना है कि ईरान ने तो पूरा कोऑपरेट किया, ईरान तो बिल्कुल सब तरह से तैयार था और उसके बावजूद आपने ज़बरदस्ती युद्ध जो है उसके ऊपर डाल दिया। ईरान तो एग्रीमेंट से पीछे नहीं हटा, पीछे तो कोई और हटा है। बात तो सही है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। चलिए, पर एक और बड़ी खबर आ रही है, मध्यस्थता कर सकता है रूस। खबर आ रही है, मॉस्को में ईरान के राजदूत ने बड़ा बयान दिया और ये कहा है कि रूस मध्यस्थता कर सकता है। तो अगर रूस मध्यस्थता करेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। युद्ध मैदान में रूस की मध्यस्थता का स्वागत करने की बात यहाँ पर ईरान की तरफ से आई है। रूस की सरकारी मीडिया के हवाले से ये खबर छपी है। हालांकि पहले पाकिस्तान की तरफ से बात आ रही थी, जिसका विरोध ईरान ने भी किया था और जिसका विरोध इजराइल ने भी किया था। और ब्रिटेन में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मॉस्को में ईरान के राजदूत ने बड़ा बयान दिया। पाकिस्तान को मिली थी कमान अमेरिका की तरफ से, बात ही नहीं करी ईरान ने। अब जो है मॉस्को में उनके जो राजदूत हैं उन्होंने कहा कि अगर रशिया यदि पहल करेगा सीज़ फायर की तो एक बार को सीज़ फायर हो सकता है। अगर हो सकता है तो रशिया को इसमें पहल करनी चाहिए, किसी प्रकार से युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध से हमको पर्टिकुलरली ज़्यादा नुकसान है। पर क्या अमेरिका युद्ध रोकने के मूड में? कह रहा है कि हमें युद्ध रोकना है, लग नहीं रहा सर। But if Iran is wise, they'll cut a deal. President Trump doesn't bluff and he does not back down. You can ask Khomeini about that. The new Iranian regime should know that by now. This new regime, because regime change has occurred, should be wiser than the last. President Trump will make a deal he is willing. And the terms of the deal are known to them. If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. लीजिए साहब, बड़े बड़े नमूने देखे होंगे पर ऐसे नमूने नहीं देखे होंगे। अगर अमेरिका की माने तो अमेरिका के हिसाब से रिजीम चेंज हो गया है। कब? एक लीडर मर गया, दूसरा लीडर आ गया तो रिजीम चेंज हो गया। उनके हिसाब से रिजीम चेंज हो गया। भैया गजब भाई, ठीक है, वो कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा, क्या करें। क्या बचकाने, एक से एक बचकानी हरकतें हैं भाई। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, नेटो देश बुल्गारिया को ईरान ने धमकी दी है। ईरान ने बुल्गारिया को धमकी दी है कि अमेरिका को अपना एयरपोर्ट आप इस्तेमाल न करने दें वरना ठीक नहीं होगा। तो ईरान की धमकी पर बुल्गारिया की सफाई भी आ गई है। बुल्गारिया ने क्या कहा है? बुल्गारिया ने यह कहा है कि हम पर बुल्गारिया की सफाई भी आ गई है। बुल्गारिया ने क्या कहा है? बुल्गारिया ने यह कहा है कि हम हमले के लिए एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करने देंगे और न ही हमले के लिए एयरपोर्ट का हमारा इस्तेमाल हुआ है। तो लगातार कई सारे नेटो देश जो हैं
वो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमारा युद्ध बिल्कुल नहीं है और हम इस युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे और ना ही हॉर्मुज को लेकर हम ईरान पर किसी तरह का कोई हमला करेंगे। और ये बहुत बड़ा कारण है जिससे ट्रंप। तो साहब ईरान की ये दादी चल रही है, बुल्गारिया को भी उसने जो है धमकी दे दी, बोले तुमने अगर एयरबेस दिए तो अच्छा नहीं होगा। तो वो सफाई देता घूम रहा है कि हम एयरबेस नहीं दे रहे, हम नहीं लड़ रहे हैं इस युद्ध में और हमने कोई एयरबेस नहीं दिया। जलवा देखिए आप, एक तरफा जलवा देखिए। और कहाँ वो कह रहे हैं कि वो तो रिजीम चेंज हो गया। चलिए अच्छी बात है, रिजीम चेंज हो गया, फिर तो मैटर ही ख़त्म हो गया, फिर तो आपको ख़त्म कर देना चाहिए युद्ध, काय के लिए चला रहे हो ज़बरदस्ती में। पर चलिए अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि सुबह के 6:30 बजे आपको कोई बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। ट्रंप कुछ ऐलान करने वाले हैं। बड़ा ऐलान कर सकते हैं ट्रंप। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए कल सुबह 6:30 बजे ये संबोधन होगा और इसके साथ साथ देखना होगा कि क्या कहेंगे ट्रंप की नजरें, ट्रंप पर सभी की नजर होंगी कि आखिर ट्रंप अपने बयान में क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि देखिए अब उनका ये बयान ऐसे हाशिए पर आ चुका है, जब युद्ध एक अलग तरह का मोड़ ले चुका लगा था। ईरान के साथ मध्यस्थता की बात कर रहा है पाकिस्तान, तुर्की, लेकिन इन सबके बीच क्या कहते हैं ट्रंप? क्या ये जंग रुक जाएगी? क्या जंग अलग हो जाएगी? क्या अमेरिकी सेना जमीनी कार्रवाई करेगी? क्या ईरान ने कतर पर 3 क्रूज मिसाइलें दागी। कतर एनर्जी के फ्यूल टैंकर को किया गया टारगेट, 2 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। इराक केबल में ईरान का बड़ा हमला, ब्रिटेन की ऑयल कंपनी पर मिसाइल दागी, दूर तक देखी आग की लपटें। तेल अवीव में जबरदस्त तबाही आई ईरानी हमले के बाद, सड़क में हुए गड्ढे, कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। ईरान से जंग के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, कहा 2 से 3 हफ्तों में जंग खत्म होने के हैं आसार। जंग के बीच ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी, मिडिल ईस्ट में यूएस की एयरट्रैक हमले, अटलांटिक पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट पर हमले की बड़ी धमकी दी गई। इस जंग में फंसे ट्रंप को एक बार फिर से लग रहा है बड़ा झटका। स्पेन के बाद इटली, फ्रांस और स्विट्जरलैंड ने भी वॉर से किनारा कर दिया है। जंग के लिए अमेरिकी जहाजों को एयरबेस देने से किया इनकार, फ्रांस ने पहले ही बंद कर दिया एयर स्पेस। पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच में मोदी की हाई लेवल मीटिंग, खबर आज शाम 7 बजे होगी। सीसीएस की बड़ी बैठक, ईरान इजराइल युद्ध के मामले में होगी समीक्षा। पीएम मोदी का असम में ताबड़तोड़ प्रचार, धेमाजी में प्रधानमंत्री बोले असम में लगने वाली है बीजेपी की हैट्रिक, कांग्रेस की होगी हार, चाय बागान में भी श्रमिकों से मुलाकात की। ईरान जंग के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ महंगा, 195 रुपए बढ़ाए गए दाम। दिल्ली में 19 किलो सिलेंडर की कीमत 2078 रुपए 50 पैसे। और जम्मू कश्मीर के गांधीनगर में आतंकी से मुठभेड़ की खबर, एनकाउंटर में एक आतंकी हुआ। तो चलिए साहब, हमने कहा लगे यहाँ तो आपको न्यूज़ ब्लास्ट भी सुनाई दे। तो ये स्थिति है। उधर ट्रंप ने गजब कर दिया। ट्रंप ने पूरे यूरोप को धमकी दे दी है। ट्रंप थ्रेटन्स टू स्टॉप वेपन्स फॉर यूक्रेन अनलेस यूरोप ज्वाइन हॉर्मुज कोएलिशन। अरे गजब कर दिया, बोले मैं हथियार देना बंद कर दूंगा यूक्रेन को अगर तुम सब हॉर्मुज में मेरे साथ नहीं लड़ोगे। तो ये बड़ी गजब बात है, ये तो बचपने की बात हो गई, बिल्कुल ऐसी खतरनाक बात। और बिल्कुल वेरीफाइड न्यूज़ है साहब, गलतफहमी मत रहिएगा, ठीक है। तो उनका कहना हॉर्मुज में मेरा साथ दो, नहीं तो मैं ये जो यूक्रेन का वॉर है इसको मैं हथियार नहीं दूंगा। कमाल है, गजब। क्यों करना पड़ रहा है? लोग साथ नहीं दे रहे क्या, जो इतना दबाव बनाना पड़ रहा है? Iranian state media is now claiming that combat units from Russia's Chechen Republic have declared themselves ready to deploy to Iran if the United States launches a ground invasion. According to Press TV, these forces are loyal to Chechen leader Ramzan Kadyrov and have told Tehran they will fight alongside the Iranian armed forces if US troops move beyond air and missile strikes onto Iranian soil. The reports describe the ongoing US-Israeli war against Iran as a religious war and say the Chechen side is framing any direct intervention as a jihad, a battle of good versus evil. तो साहब जिहाद का ऐलान हो गया, और ऐलान ये हो गया कि रशिया के चेचन फाइटर्स हैं, मुस्लिम हैं, उनका कहना है कि ईरान के साथ लड़ने के लिए हम तैयार हैं, पूरी तरह तैयार है, बस ईरान एक इशारा करे, जैसे ही अमेरिका की फ़ौज वहाँ आए हमें बता दें और हम जो है इनसे निपट लेंगे। वैसे आप सबके लिए बता दूं, चेचन फोर्सेस को जाना जाता है खूंखारपन के लिए, और अगर ये 1 मिनट के लिए प्रोबेबिलिटी मान लें कि अगर ये उतरे ईरान के साथ तो आपको बहुत विभत्स रूप देखने को मिलेगा युद्ध का। विभत्स, एकदम विभत्स। एक होता लड़ाई हुई, कोई मर गया, बात ख़त्म हो गई, फिर वो एक होता है कि फुटबॉल खेलना। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल भी ठीक नहीं है चेचन लड़ाके, बहुत ख़तरनाक माने जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इस सब में भारत का बहुत नुकसान हो रहा है सर। कुवैत से 20 भारतीयों के शव लौटे हैं। तो ये बहुत दुखद खबर है
और ऐसे समय में बड़ा मुश्किल हो जाता, जो वहाँ गए हैं वो वापस भी नहीं आ सकते, और पैसा भी बहुत लग जाता था। आदमी सोचता क्या वापस आए, जान चली जाती इस चक्कर में। आइए, ये वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है सर जिसको अपन देख रहे थे, और एक पाइपलाइन सर यहाँ से आ रही है इधर से, ये यूएई की पाइपलाइन है, और ये जा रही है यहाँ फुजायरा एक्सपोर्ट टर्मिनल पर। यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, सॉरी अरे भाई, ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। थोड़ा और बड़ा कर दूं तब आपको समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये फुजायरा है। अब इन्होंने एक पाइपलाइन डाल रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ताकि अगर ये बंद भी है ना तो सर यहाँ से इसका काम चलता रहेगा यूएई का। लेकिन ईरान ने अब धमकी दी है कि हम फुजायरा को उड़ा देंगे। फुजायरा की जो फैसिलिटीज़ है उस पोर्ट को हम उड़ा देंगे। तो यानी ये रास्ता ही बंद करेंगे क्या भाई, क्या कहें। बड़ी बुरी स्थिति है। पर चलिए, भारत के लिए सबसे बुरी खबर आ रही है इन सज्जन के यहाँ से। यस, इसी को लेकर फ्रांस ने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया है क्या, कि राफेल को लेकर भारत से जो हमारी डील हुई है उसमें हम सोर्स कोड नहीं देंगे, जबकि डील में स्पष्ट रूप से कहा था सोर्स कोड देने हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो मैक्सिमम जो काम आपको करने हैं वो तभी कर पाओगे आप जब आपके पास सोर्स कोड होगा, जिसमें कि रेडार सिस्टम है। इसको आप तभी बदल पाओगे जब सोर्स कोड होगा। मिशन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट ये हमको अपने डालने, तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। जैसा आया वैसा ही रहेगा। अगर हमको बदलाव करना तो हमको राफेल जाना पड़ेगा, वापस फ्रांस जाना पड़ेगा, फ्रांस की टीम से कहना पड़ेगा हमको ये बदलाव करना है, आप कीजिए। यानी हमको अपने सोर्स कोड, मैं इस खबर को पहले भी ले चुका हूँ, हमको अपने सोर्स कोड देने होंगे। वो कहेंगे हम आपको इसके साथ में इंटीग्रेट करा देंगे, सोर्स कोड दे दो। यानी आप अपना सोर्स कोड दोगे। हमने पहले भी कहा था बिल्कुल मंजूर नहीं, हम एक बार फिर कहेंगे बिल्कुल मंजूर नहीं है। और सरकार को अगर ऐसा ही है तो ये डील कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा बेहतर डील जो है वो मौजूद है, और वो रशिया की है। रशिया पूरे सोर्स कोड देने के लिए तैयार है। अब हो सकता है बाद में वो भी पलट जाए। SU-57 को लेकर बात हो रही थी, और उसने कहा था कि फुल्ली सोर्स कोड एक्सेस हम देंगे, फुल सोर्स कोड एक्सेस। तो फिलहाल तो ऐसा कह रहा रशिया, हो सकता है बाद में पलट जाए, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति वो हमने आपको बताया। सोर्स कोड नहीं मिलने पर ये विमान हमारे लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा हमको, है ना। बिल्कुल भी अच्छी डील नहीं रहेगी। सोर्स कोड तो फ्रांस को देना ही होगा किसी भी हाल में, नहीं तो सरकार को सीधे उठाकर बोल देना चाहिए आप अपना ये सारे उठाकर ले जाओ हवाई जहाज़, हमें नहीं चाहिए आपसे। एक्चुअली उनको पता है आपके पास हवाई जहाज़ की कमी है, और इस बात का वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अब आप कुछ कर तो सकते नहीं हो, है ना। तो बहुत गलत तरीका अपनाया है फ्रांस ने, और बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये, है ना। कैसे धंधा करेंगे लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता। भारतीय क्या कर रहे हैं सर, भारतीयों को देख ले, भारतीय AI बना रहे हैं। ट्रंप मोदी जी के बाल बना रहे हैं, हम इसी में खुश हैं। राफेल की डील की हमें कोई चिंता नहीं है, तो फिर मत कहिएगा बाद में कुछ, ठीक है ना। उधर हो इनको कल तक आतंकवादी कहा जा रहा था, और यही कह रहे थे जो इनको बुला रहे हैं, कीर स्टारमर। अब इनको हाथ मिलाकर रेड कारपेट बिछाकर अंदर ले जाया जा रहा है। क्या गजब है साहब, दुनिया को ज्ञान देते हैं, फलाना ऐसा ठिकाना ऐसा, ये है, उस पर सैंक्शन, इस पर सैंक्शन, हो खुद की क्या हालत है देखो जरा। खैर, ट्रम्प साहब से पूछा गया, उनका अलग ही चल रहा है। वो सिटीजनशिप जो सिटीजनशिप बाय बर्थ का जो फंडा है उसको कैंसिल कर रहे हैं ट्रम्प, मना कर दिया उन्होंने, नहीं देंगे। Tomorrow's going to hear arguments about your executive order trying to get rid of birthright citizenship. And I'm going.
I think so. I do believe it. Because I have listened to this argument for so long, and this is not about Chinese billionaires or billionaires from other countries who all of a sudden have 75 children or 59 children in one case or 10 children becoming American citizens. This was about slaves. And if you take a look, slaves, we're talking about slaves from the Civil War. And if you take a look at when it was filed, all of this legislation, all of this, everything having to do with birthright citizenship, it was at the end of the Civil War. The reason was it had to do with the babies of slaves and the protection of the babies of slaves. It didn't have to do with the protection of multi-millionaires and billionaires wanting to have their children get an American citizenship. It is the craziest thing I've ever seen. It's been so badly handled by legal people over the years. लीजिए साहब, तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसको हम हटाएंगे। सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कि आप अगर अमेरिका में पैदा हुए, बहुत सारे लोग बच्चे वहीं करते हैं क्योंकि उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो कह रहे हैं हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर आई है, वो फिर युद्ध के मैदान से आई है, और रशिया के AN-26 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन को यूक्रेन ने मार गिराया। इसमें 30 सोल्जर्स की भी मृत्यु हुई है। बड़ी खबर है, तो बहुत बड़ी खबर है। हमें लगता है वहाँ पर भी मामला भी शांत नहीं होने वाला। और सर, सब लोग ड्रोन से परेशान हैं। यूक्रेन ने एक नया कुछ आइटम बना लिया है, देखिए गन की तरह से लगा हुआ है, और ये इसमें ऊपर पंखे लगे हैं, है ना। तो ये एक और ड्रोन उन्होंने बना लिया जो ड्रोन को मार गिराता है। गजब है भाई। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो है आप ड्राइंग बोर्ड पे ड्रॉ करो और अपने एक सेफ़ इन्वायरमेंट में जो है उसको अपने वर्कशॉप में बनाओ। कई बार बहुत सारी चीज़ें युद्ध क्षेत्र में भी बन जाती हैं, उनमें से एक ये है। देखते हैं कितनी कामयाब होता है, कितना होता है, और देखते हैं। चलिए, उधर भारत ने भी अपने तमाम सारे जोधपुर, श्रीनगर, पुणे, आदमपुर, और ये जितने भी एयरफोर्स के जो बेसेस हैं उनको जो है मिलिट्री रेडीनेस मोड में डाल दिया है कि वो हमेशा तैयार रहें। क्या करने वाला भारत पता नहीं, लेकिन जो हो रहा है पूरी दुनिया में उसको लेकर तो थोड़ा चिंता का विषय होना ही चाहिए। रूस में मरीज को दी गई पहली पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन बनाई है, पर पर्सनलाइज्ड वैक्सीन बनाई है इन्होंने। रूस के मंत्रालय ने जो है वैक्सीन जो दी है वो कुर्स्क क्षेत्र के एक 60 वर्षीय मरीज को दी गई, और ये वैक्सीन है, इसके बाद आपको कैंसर नहीं होगा, ऐसा कहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये mRNA वैक्सीन है, लेकिन इसमें पैसे कमा सकता है रशिया, लेकिन इसके बावजूद रशिया ने कहा कि हम ये दवा आपको फ्री देंगे। रूस के लोगों को ये दवा फ्री दी जाएगी। $3000 इसकी कीमत है वैसे। तो सोचिए सर, उसने तो बना ली वैक्सीन, वो तो अपना काम कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको सोचना होगा, है ना। चलिए आगे चलें। उससे पहले बता दें www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपने नाम और नंबर के साथ में अमाउंट भर के सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा, जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद आया होगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे लेसन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।